गुड मॉर्निंग के बाद बेटा एक बात कल रिजल्ट देख के समझ में आई सबको बेटा। रिजल्ट देखा सबने कल बेटा? कितना परसेंट रिजल्ट सिर्फ कल आया है ओवरऑल देखो जरा। और पता है बेटा सबको किस में लाइन लगा के फेल किया है बेटा सबको? या लॉ या मैथ्स बेटा। दो पेपर में लाइन लगा के सबको फेल किया उन्होंने बेटा। जिन बच्चों के सबसे अच्छे मार्क और सबसे ज़्यादा बच्चे डरे हुए थे सर अकाउंट्स का पेपर लेंदी है कुछ, और मैं उनको कह रहा था बेटा टच वुड विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड रिजल्ट आने तो आपको पता लग जाएगा कि अकाउंट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम बेटा। और वो पता भी लग गया बच्चों को, और बच्चे सब कह रहे थे कि सर हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लॉ में हैं, लॉ का पेपर सबसे अच्छा हुआ है। और लॉ में देखो बेटा, मैथ्स में देखो बेटा कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की उन्होंने। पता है कौन पास हो रहे हैं? जो इस बार के अटेम्प्ट के बच्चे हैं, जो पिछली बार के भी हमारे, जिन्होंने पूरा कोर्स पढ़ा, लास्ट मोमेंट तक 15 दिन पहले तक पूरा उसको रिवाइज किया। पता है घर बैठ के पढ़ने के लिए आई थिंक 20 दिन मैक्सिमम, एक महीना बहुत होता है बेटा। उससे पहले आप सब लोगों को क्लासेस में आना चाहिए, चीज़ें बार बार पढ़नी चाहिए, गलतियां दोबारा देखनी चाहिए। जितना गलत होता रहे क्लास में अच्छा है, मैं बार बार कहता हूँ। बच्चे मानते नहीं बेटा। दिस इज नोन एज ओनली द एक्सपीरियंस। मैं आपसे गलत थोड़ा कहता हूँ, 37 ईयर्स हो गए बेटा क्लास में, क्यों झूठ बोलेंगे आपसे? मुझे पता था टचवुड बेटा अकाउंट से प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि अनडाउटली वो जो इनडेप्थनेस अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना सारे प्रोफेशनल एग्जाम में बेटा, उनको ये नहीं चाहिए कि आप पेपर पूरा करके आए या नहीं आए बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे ना मानते नहीं, पर एक रियलिटी है बेटा, सच है। जो बच्चे सच में बेटा क्लास में रेगुलर हैं, डिसिप्लिन हैं, टाइम पे पहुंचते हैं, क्लास मिस नहीं करते हैं, एक एक चीज ध्यान से सुनते हैं, ये प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं बेटा। इस बात को समझो, दीज आर द प्रोफेशनल एग्जाम्स। ये कोई स्कूल कॉलेज की एग्जाम्स नहीं है तो बच्चे इतना लाइटली ले लेते। ये तो पता क्या होता है, एक तो ना बीटू रिजल्ट थोड़ा सा लाइट कर देते, चलो सारे बच्चे डर ना जाए, लेकिन वापस प्रोफेशनल कोर्स वाले बेटा अपने वापस उसी वैल्यू पे भी आ जाते हैं जब उनको लगता है कि बच्चे। और आजकल मैं एक बात बताऊं बेटा, ऑनेस्टली आई एम ऑन अ रिकॉर्डिंग बेटा, मैं जीएससी फर्म में पार्टनर हूँ बेटा, दैट इज एमएल पुरी कंपनी। हमारे पुरी सर भी कम से कम 85 ईयर्स के होंगे, ही इज़ द काउंसिल मेंबर ऑफ आईसीआई। वो कहते हैं कि ये जो यूथ है ये पढ़ कहाँ रहा है सीए के लिए, सीएस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। उन्हें सच में ये लगता है कि बच्चा ना स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करके, वो ऑनलाइन क्लासेस लेके, रिकॉर्डेड लेक्चर लेके, लिमिटेड से पढ़ाई करके, और वो सीए सीएस सीए में बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनेस्टली दिल से सच बता रहा हूँ। कल रात को भी मैं पुरी सर के साथ ही था अपने, रोज ही मिलते हैं एक दो दिन बाद बेटा। एंड सीरियसली बेटा दे हैव एक्सेप्टेड। आप अपनी क्लास में देख लो बेटा, कितने बच्चे रोज क्लास में आते हैं, कितने रेगुलर हैं, कितने पढ़ते हैं, कितने बच्चे दिल से जो क्वेश्चन करवाया जाए, और अगर नहीं होता है तो उसे दिल से अपने आप खुद जाके घर में करते हैं। मतलब डर से नहीं कि टीचर ने कहा हम देखेंगे कॉपीज, हम सुनेंगे, नहीं बेटा, अपने दिल से जो करते हैं वो बनते हैं बेटा, सब बनते हैं बेटा। पर जो डर से पढ़ रहा है ना बेटा, तभी तो हमने डर के पढ़ाना बंद कर दिया। ऑनेस्टली बेटा मैं जिस लेवल पे पहुंच चुका हूँ, 56 ईयर की एज तो मैं क्रॉस कर चुका हूँ। 85 प्लस हमारे पूरी सर हैं बेटा जो आईसी के मेंबर हैं, जिनमें मैं पार्टनर हूँ। हम रोज डिस्कशन करते हैं एवरी डे व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन इन द इंस्टीट्यूट। वी गेट टू नो कि क्या बेटा वो सोच के चल रहे हैं, उनको कितना बेटा अफसोस हो रहा है कि बच्चा उस लेवल की पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा। मुझे बच्चों ने, अभी रिजल्ट तो नहीं आया था, मैं 2 दिन पहले ही कह रहा था ना बच्चों को, मैंने कहा बेटा मुझे मालूम है
कि आप अकाउंट से डर रहे हो कि पेपर बहुत लेंदी हुआ, और मुझे अकाउंट में कोई डर ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है बेटा जो बच्चे मेरे से पढ़ के गए ना, वो 70 नंबर का भी पेपर करके आए तो भी 50-55 उनको मिलने हैं, क्योंकि वो जिस लेवल का पढ़ के जा रहे हैं बेटा, टच वुड विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, वो इन डेप्थनेस आपके अटेम्प्ट करते ही उनको पता लग जाती है बेटा। आप समझे ही नहीं हो बेटा, आप पता है क्या कर रहे हो, ऊपर ऊपर से चीज़ों को टच करके सिर्फ सिलेबस खत्म करना चाहते हो। वो ऐसे नहीं बनाएंगे बेटा आपको। उनको प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म का मतलब प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म चाहिए, वो इन डेप्थनेस चाहिए, जिसके बिना बेटा अनडाउटेड प्रोफेशनल्स की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। तो उनके लिए प्रोफेशनलिज्म का मतलब है एक थॉरो नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज, कंसेप्चुअल नॉलेज, दैट मैटर्स। उनको वो ऊपर ऊपर से टच किया हुआ सिलेबस खत्म करके और बच्चा एग्जाम में बैठा हुआ नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा तो हम स्कूल कॉलेज में भी करते आए हैं। तो फिर इन प्रोफेशनल कोर्स का क्या फर्क रह गया। आप 100 नंबर की जगह ना 75 नंबर का, अगर जिंदगी भर में सड़क पे मिल जाओ ना बेटा, मुझे हेलो भी मत करना, मुझे पहचानना भी मत, अगर मेरी बात सच ना प्रूव हो, आप 75 नंबर का भी पेपर करके आओगे ना बेटा, तो भी मैं दिखा दूंगा आपके 55-58 मार्क्स 55-58 टच कर जाएंगे। और आप 100 नंबर का पूरा भी करके आओगे ना बेटा, तो भी देखना किसी किसी पेपर में आपके बेटा 28-38 ये पेपर मार्क्स आ रहे होंगे। आप देख लेना, इस बात को फील कर लेना बेटा। और वो फर्क क्या आएगा बेटा, द डिफरेंस इज ओनली एग्जैक्टली कि जो पढ़ा वो कैसे पढ़ा, कितना डिटेल में पढ़ा, कितना इन डेप्थ पढ़ा, कितना कंसेप्चुअल पढ़ा, वो मैटर करने वाला है। हाँ, और अगर इन डेप्थ पढ़ा और वो भी पूरा अच्छी तरह से पढ़ा तो वो तो और अच्छी बात है बेटा। पर बच्चे ना प्रोफेशनल कोर्स का मतलब पता नहीं क्यों गलत लेके जा रहे हैं बेटा। ये नहीं था मतलब प्रोफेशनल एग्जाम्स का। बहुत टाइम बाद फिर से बेटा उन्होंने सीए का रिजल्ट इतना टाइट किया इस बार। तभी मैं आपसे कहता हूं बेटा, हमें पता है हम इसीलिए बड़े कूल रहते हैं बेटा। एग्जैक्टली अब इतनी चीजें देख ली हैं लाइफ में, इतना सब कुछ देख लिया है कि अब इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता बेटा। सच कह रहा हूं, उनको मैटर करती है बेटा चीजें सच में, कि कल आप प्रोफेशनल बन के आओगे तो जो पढ़ाई आपने की है बेटा, क्या उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सचमुच में आपको आता है कि नहीं। इसलिए वो बेटा ऐसे पास ही नहीं कर रहे किसी को भी बेटा, आगे भी नहीं करेंगे बेटा। उसका रीजन है, बताऊं क्या बेटा, मैंने अभी कहा ना बेटा, मैं जिस फॉर्म में पार्टनर हूँ एग्जैक्टली वी गेट टू नो। फिर से बेटा बड़ा ढेर स्टूडेंट इकट्ठा हो गया बेटा, आईसीआई के पास भी, आईसीएसआई के पास भी, आईसीएमआई के पास भी बहुत स्टूडेंट बेटा। लेकिन वो देख के हैरान है कि इस पूरी भीड़ में 10% स्टूडेंट भी पढ़ने वाले नहीं है, जो प्रोफेशनल एग्जाम के लिए बेटा ढंग से पढ़ते हैं। मैं आपको आज सच बता रहा हूं बेटा, ये इतनी अजीब सी प्रॉब्लम है ना बेटा, कि ऐसा लगना शुरू हो गया कि प्रोफेशनल कोर्स के बच्चे भी ऐसे क्लास लेने आते हैं जैसे वो किसी कॉलेज में आए हैं बेटा क्लास में। चलो आज दिल है तो कॉलेज चले गए, आज नहीं दिल तो नहीं गए। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात क्या है बेटा, जो बच्चे, अब जिस बच्चों ने हमारे यहाँ इंटर के ग्रुप क्लियर किए हैं, तीनों बच्चों ने बेटा, वो लगातार पास होते आ रहे हैं बेटा। वो फाउंडेशन में यहाँ पढ़ते थे, क्लियर किया, इंटर ग्रुप फर्स्ट ग्रेड में क्लियर किया, इंटर ग्रुप 2 क्लियर किया है। कुछ बच्चों ने, 2 बच्चों ने दोनों ग्रुप एक साथ इकट्ठे क्लियर किए हैं। और मजे की बात है कि उन सब में से मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट है। मतलब वो कॉलेज भी मैनेज अगर कर रहे तो सीए भी मैनेज कर रहे हैं। और जो कॉलेज नहीं जा रहे बेटा, एसओएल से कर रहे हैं, बिकॉज वो बल्कि इन प्रोफेशनल कोर्स को भी ढंग से नहीं कर रहे। उनको पता लगता है बेटा कि जो कहते हैं ना बेटा कि नाउ दे नीड ऑलराउंडर्स बेटा। कॉलेज जाओ, रेगुलर कॉलेज करते हो, वो देखना चाहते हैं कि वो बच्चा तो फिर और ज़्यादा स्मार्ट है, वो उधर भी मैनेज कर रहा है, अटेंडेंस भी देख रहा है, वो अपने प्रोफेशनल कोर्स की भी पढ़ाई कर रहे हैं। पर वो देखते हैं कि जो बच्चे बेटा घर बैठे हैं, एसएल से बीकॉम कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, पूरा दिन है उनके पास,
वो पढ़ ही नहीं रहे। लास्ट टाइम आप बिलीव नहीं करोगे, इसी फ्रंट चेयर पे 3 गर्ल्स बैठती थी। 2 महीने पहले एग्जाम से आना बंद कर दिया तीनों ने। हम उनको के थक गए, फोन करके थक गए कि बेटा 2 महीने पहले क्यों घर बैठ गए हो। नहीं सर, हमारा सिलेबस खत्म हो गया, घर बैठ के हम। मैंने कहा बेटा घर बैठ के कोई सेल्फ स्टडी नहीं होती है, बेकार की बात है। आप आओ दोबारा से बेटा एक एक चीज को रिवाइज करो। 10 गलतियां पता लगती हैं, पता लगता है हम कहाँ कमजोर हैं। जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो एक चैप्टर पढ़ने के बाद भी दूसरी बार पढ़ने में और मजा लेता है। वो कहते हैं पहली बार में तो सर मैं आपके साथ नहीं चल पा रहा था, अब तो मैं एक बार कर चुका हूँ, तो आप करवाओगे ना तो मुझे भी चीजों का पता होगा, तो थोड़ा सा मैं आपके साथ भी चल पाऊंगा। अब वो कहना चाहिए बेटा तीनों में से एक भी पास नहीं उनमें से, और ये सेल्फ स्टडी करने बैठे हैं। पता है, थोड़ा सा आप समझो, मैं आप सबके लिए कह रहा हूं बेटा, आपके फायदे के लिए कह रहा हूं। आप इस बात को फील करो बेटा कि जब तक आप घर से नहीं निकलोगे, नहीं भागोगे, नहीं सेक्रीफाइस करोगे लाइफ में, कहीं कुछ नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा हुआ कि मैं तो भगवान हूं, मुझे तो, मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्योंकि अगर मैं भगवान होते हुए कर्म नहीं करूंगा तो मैं दूसरों को क्या शिक्षा दूंगा कि कर्म करो। हम लोग कहां कर रहे हैं कर्म बेटा, हम क्लास में ही नहीं आते रेगुलर, हम क्लास ही नहीं अटेंड करते, हम कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो हैरान हूँ, 8:30 की क्लास होती है, 8:30 की क्लास फाउंडेशन के बच्चों को तो छोड़ो, इंटर के बच्चों को भी जल्दी लगती है 8:30 मॉर्निंग। और जो बच्चा पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है बेटा, वो मतलब उसको तो सुबह हर हाल में उठना ही उठना है, कुछ भी हो जाए उठना है बेटा, क्लास नहीं हो तो भी उठना है बेटा उसको तो। आज एक बात मेरी याद रखना बेटा, कुछ चीजें जिंदगी में कभी बदलेगी नहीं बेटा, आप चाहे अभी समझ लो बेटा या टाइम वेस्ट करके। ये जो सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है ना बेटा, चाहे आप गीता पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लो, सब पढ़ लो बेटा, कि सुबह का टाइम जैसे हम अमृत वेला कहते हैं बेटा, दैट इज द ब्लेस्ड टाइम। अगर इस वक्त बेटा सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के बेटा आप भगवान का नाम लेते हो, आप अपना काम शुरू करते हो, पढ़ाई करते हो, तो यू विल बी ब्लेस्ड, ऑटोमेटिकली यू विल बी ब्लेस्ड। मुझे तो समझ नहीं आता बेटा कि चलो मैं मानता हूं जिन बच्चों ने पढ़ाई खत्म कर ली, घर पे जॉब कर रहे कुछ है, या पढ़ाई की लाइन में नहीं है, वो रात भर बैठे भी रहे 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक सोशल मीडिया पे फोन खोल के बैठे रहे। एक बच्ची अभी फेल हुई जो एक पेपर के बाद अभी पेपर देने नहीं जा रही थी, लास्ट टाइम हमारे पास पढ़ती थी, उसके पापा कल फोन आए तो लिटरली रोने वाले हो रहे थे। कह रहे सर मैं अपनी बच्ची को क्या बताऊं, मैं चूड़ियां बेच के अपने बच्ची को पढ़ा रहा हूं कि ये बन जाए, ये हमारे जैसी नहीं रहे, इसका एक स्टेटस हो, इसका एक स्टैंडर्ड हो। लेकिन बच्चे बेटा फील ही नहीं कर रहे इस बात को। वो एक बच्चा पढ़ता था लास्ट टाइम भी बेटा, मैं हैरान हूं, मंदिर की फैमिली से है बेटा, पहले दिन पढ़ने आया, सर मेरे फादर नहीं है, मुझे ना हर हालत में सीए बनना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे कुछ भी हो मुझे बनना ही बनना है। एंड बिलीव नहीं करोगे कि 2 महीने बाद ही क्लास में बेटा आपस में सब फ्रेंड्स बन गए हैं, क्लासेस बंक कर रहे हैं, सड़कों पे मैं देख रहा हूँ बेटा घूम रहे हैं, क्लास का आता पता ही नहीं है। पता है ऑनेस्टली एक बात सच कह रहा हूँ बेटा, अगर आप कोई भी दुनिया का ग्रंथ उठा लो बेटा जो शिक्षा देता है, कल गुरु नानक जी का बर्थडे है बेटा, आप गुरबानी उठा के देख लो बेटा, वो कहते हैं असली सोल्जर पता है कौन होता है, द रियल सोल्जर, जो भगवान को भी पसंद है, जो अपने मन को जीत ले बेटा। जो मन को नहीं जीत पाया है ना, यही बात गीता में भी लिखी है, ये गुरबानी में भी लिखी है, वो कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि मन ना बेटा आपको हमेशा, और पर्टिकुलरली इस एज में
गलत ही जाने को कहेगा बेटा। पार्टी कर लो, रात भर उठे रहो, फ़ोन पकड़े रखो। ये देखो बेटा, मैं एज इट इज़ फ़ोन उठा रहा हूँ। देखो बेटा, मैंने भी अपना फ़ोन उल्टा करके रखा हुआ है बेटा, ये ऐसे उल्टा करके रखा हुआ है। और आपको अगर क्वेश्चन दूंगा कुछ है तो इतनी देर बेटा अगर सीधा करूंगा तो मैं अपनी सीए फर्म का जो काम है, ऑफिस का जो काम है वो कर रहा हूँ बेटा। पता है आजकल बच्चे वो मन ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे अपना बेटा। सब सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर से मैं हैरान हो रहा हूँ कि जो इन्फ्लुएंसर्स है ना बेटा, वो हिट हो गए, वो लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं बेटा, और जो उनको देख रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, वो अपना बेटा करोड़ों अरबों रुपए का अपना करियर खराब कर रहे हैं बेटा। क्या है वो इन्फ्लुएंसर बेटा? मैं तो कहता हूँ चालाक और श्रूड लोग बेटा, जिन्होंने आपकी कमजोरी पकड़ ली। चलो ये हमें देखेंगे, चलो हर रोज पोस्ट डालो, ये हमें फॉलो करने वाले इतने बढ़ते जाएंगे, हम इनको स्टाइल दिखाएंगे, हमें फॉलो करेंगे। हर पेरेंट जो हमारे पास आता है ना रिजल्ट के बाद, उस पेरेंट की एक ही प्रॉब्लम है कि जी बच्चे फ़ोन ही नहीं छोड़ते, फ़ोन ही नहीं छोड़ते, पूरा दिन फ़ोन पे होते हैं, पूरा दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं, तो कहाँ से रिजल्ट्स आएंगे बेटा? और आपके पेरेंट्स को अगर पता लग रहा है तो क्या बेटा इंस्टीट्यूट में पता नहीं लग रहा? इंस्टीट्यूट में जितने सीनियर लोग हैं बेटा, उनके बच्चे आप लोगों से भी बड़े, उनको सब पता है बेटा यूथ क्या कर रहे हैं। इसलिए पता है, ये नहीं कि जिस दिन रिजल्ट आया बेटा उस दिन सीरियस हो जाओ, उस दिन बात सुन लो। ये कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं, एक दिन सही चलने से काम नहीं होगा बेटा, हर रोज सही चलना पड़ेगा तो काम होगा। सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे बैठे बेटा, मुंह पे कह रहा हूं, अभी मनप्रीत सर की क्लास होगी ना, वो क्लास से बाहर कर देते, जाओ चलो बाहर हो, तो डर के उठ के आ जाएंगे बेटा। इनको पता है सर कुछ नहीं जाएंगे, तो जिसकी नींद खुल जाए वो आ जाओ, जिसकी नहीं खुली वो घर बैठे। क्या है ये बच्चे बेटा? जीरो बेटा, मैं साफ मुंह पे कह रहा हूं बेटा। मैं मनप्रीत सर को भी साफ कहता हूं कि क्यों कलपते हो, इनमें से जिसने आना है, मैं मनप्रीत को रोज कहता हूं, वो अपने आप आएगा। कल भी वो खड़े थे, यही बात हो रही थी, मैंने कहा मनप्रीत छोड़ दो, हम देख चुके इस जनरेशन को, जिसने बनना है उसके अंदर वो आग है, वो बनेगा। तुम्हारे डांटने बाहर करने से वो मन में तुम्हें कोसेगा, क्यों किसी की नेगेटिविटी ले रहे हो। मैं तो मनप्रीत सर को कहा, मैं कहा छोड़ दो इनकी बद्दुआ लेना। मैंने कहा हालांकि लगनी नहीं है, क्योंकि हम तो इनके अच्छे के लिए सोच रहे हैं, फिर भी छोड़ दो इनको। इतने ड्रामेबाज बच्चे हैं बेटा, आप तो फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव तक के बेटा। कोई कह देगा सर आज नींद नहीं खुली, कोई ऐसा हो जाएगा, कोई वैसा हो जाएगा। डे 1 से बेटा जो सपना लेता है ना मुझे बनना है, और डे लास्ट तक बेटा उस सपने को छोड़ता नहीं है, बनता वही है बेटा। बस इतना तो हमारा भी एक्सपीरियंस है, ये समझ लो बेटा। आज हम घर बैठ गए, हम शादी पे चले गए, मैं तो हैरान होता हूं देख के बेटा। मैं अपनी शादी पे बेटा 30 साल पहले 4 दिन की छुट्टी नहीं ली थी बेटा। अपनी डॉटर की शादी में बेटा 3 साल पहले मुश्किल से बेटा 4 दिन की छुट्टी भी नहीं ली थी मैंने। मैं हैरान हो तो बच्चे पता क्या कहते, सर हमारे कजन की मैरिज, हम 1 वीक नहीं आएंगे। मैं मन में सोचता हूँ बहुत बढ़िया बेटा, अपनी शादी पे तो 1 महीना छुट्टी पे रहना बेटा। शादी है सर हमारी घर में, बर्थडे है सर हमारा, हम 2 दिन नहीं आएंगे। वो मतलब अमिताभ बच्चन बन गए हो क्या बेटा? कौन हो तुम? सेलिब्रिटी हो क्या बेटा? बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए 2 दिन नहीं आओगे? कजन की शादी है बेटा तो 10 दिन तुम नहीं आओगे। कजन शादी करके बेटा चला जाएगा, तुम बेटा अटेम्प्ट अपना अगला 6 महीने खराब कर लेना।
वही कजन मिलेगा, वो कहेगा यार तुम 6 दिन बाद चले गए थे शादी में, तुम्हारे एग्जाम में बन गए? कहना नहीं, 6 महीने खराब हो गए तुम्हारे, 6 दिन के चक्कर में। वो भी मन में सोचेगा फेल ही होना था तो 10 दिन और रुक जाते फिर। जो आप कर रहे हो ना बेटा, और जिस तरह से पढ़ रहे हो, इस तरीके से तो प्रोफेशनल नहीं बन पाओगे बेटा। इसलिए नहीं बेटा कि आप बन नहीं सकते हो, गलत। आप सबके अंदर इतना अच्छा कैलिबर है, आप उसे यूज ही नहीं करना चाहते बेटा, दिल से आप उसे इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। मैं सच कह रहा हूं आज। बन क्यों नहीं सकते मतलब? कई बच्चे मुझे पता क्या कहते हैं, सर हमें ना ये सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, सर हमें, कभी कोई कह देगा मुझे इको मुश्किल लगता है, कोई कहेगा मैथ मुश्किल लगता है, कोई कहेगा अकाउंट मुश्किल लगता है, कोई कहेगा लॉ मुश्किल लगता है। मतलब आप समझो बेटा, मुश्किल क्या है? जो आप कर ही नहीं रहे वो मुश्किल ही है बेटा, मुश्किल ही है बेटा, क्योंकि आप कर ही नहीं रहे उस चीज को। मुश्किल की तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, जो हमें नहीं आता, जिससे हम कुछ नहीं कर रहे बेटा, वो मुश्किल है। तो उसको आसान क्यों नहीं कर रहे, उससे प्रैक्टिस ज्यादा क्यों नहीं कर रहे? बाकी चॉइस आपकी है बेटा, क्योंकि आपका करियर है। पर इतना तो हमारा भी एक्सपीरियंस है बेटा, हमने ऐसे किसी बच्चे को बेटा नहीं देखा जिसको अपने माँ बाप का दर्द होता है देख के बेटा। वो घर जाता है और देखता है कि मेरे माँ बाप मुझे कैसे पढ़ा रहे, या मेरा बड़ा भाई बहन, मेरे एल्डर्स, मेरे गार्जियंस मुझे पढ़ा कैसे रहे। जिस बच्चे को सिर्फ ये दर्द है ना बेटा, वो गलत कुछ करेगा ही नहीं लाइफ। और अगर जिसे ये दर्द नहीं है, उसके साथ बेटा दुनिया की कोई ब्लेसिंग्स ही नहीं है, इसलिए वो नहीं बनता। वो यही कहता रहता है सर मैं मेहनत करता हूं, मैं बन क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसको दर्द ही नहीं है बेटा। कि जो हम देखो कितने गिरे हुए लोग होंगे बेटा, कि जो हमारे लिए अपनी जान लगा रहे हो। मैं आपके घर की बात कर रहा हूं बेटा, टीचर्स तो छोड़ दो, टीचर तो प्रोफेशनल है बेटा, उन्होंने तो फीस ली इसलिए काम कर रहे हैं। माँ बाप ने तुमसे क्या लिया बेटा? वो फिर भी लगे हुए तुम्हारे लिए। और तुम्हारे अंदर बेटा इतनी कटसी नहीं है कि जो लोग तुम्हारे लिए लगे हुए हैं बिल्कुल सेल्फलेसली कि तुम बन जाओ, तुम्हें उनके लिए दर्द नहीं है तो तुम्हें किसी और। मैं मनप्रीत को कल भी कह रहा था, मैं क्या क्यों कलपते हो तुम? मैं क्या तुम्हें लगता है इन्हें दर्द है तुम्हारे लिए? मैं कहा इनको दर्द होता तो अपने पहले माँ बाप को देखते, उनकी आंखों को देखते, दर्द होता तो ये अपने आप ही छुट्टी नहीं करते, अपने आप ही पढ़ते। इनको दर्द ही नहीं है, प्रैक्टिकल लोग हैं, और प्रैक्टिकल इसलिए बनते नहीं है। जैसे आप बेटा वैसे भगवान रिजल्ट देता है। फिर अपने माँ बाप के लिए भी दुख नहीं है बच्चों को। मैं तो हैरान हूं बेटा, क्यों कैसे पढ़ा रहे, कैसे मेहनत कर रहे बेटा आपके ऊपर। उन्हें आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए सुबह, पता है आपको बेटा उठ के बैठना चाहिए कि उनको लगे कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए वो इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम अपने लिए उठ भी नहीं सकते, आ भी नहीं सकते क्लास में। तो इतना भी दर्द नहीं है। तो फिर बेटा अगर माँ बाप को बेटा भगवान से बड़ा दर्जा दिया गया, तो हम तो फिर इतने चालाक और शूर है बेटा कि हम तो भगवान को भी इसका मतलब बेवकूफ़ बनाने में लगे। तो फिर कौन से रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करते हो बेटा? जिसने पढ़ना है, जिसने बनना है ना बेटा, उसको जेन्युइनली दर्द होता है बेटा। पेरेंट्स को देख के डर लगता है उसको कि मेरे माँ बाप ने इतनी अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी मेरे लिए, और मैं अपने लिए नहीं कुछ कर पा रहा हूँ। इसलिए समझा रहा हूँ बेटा, कोई रिजल्ट टाइट नहीं आया बेटा। ठीक है 20-22% आता था, 14% आ गया, इतना रह गया बेटा। तो हमने तो 2-2% में बेटा सीए क्लियर की हुई है। पहले देखो क्या रिजल्ट आते थे बेटा प्रोफेशनल कोर्स के, 100 में से 2, मैक्सिमम 3, बस 3% से ऊपर रिजल्ट नहीं होता था। कभी 5% गलती से आ जाता था और लगता था वही तो इस बार तो पता नहीं चमत्कार हो गया।
अब तो फिर भी 15 से 20 की रेंज में रिजल्ट आता है बेटा। और मैं एक बात सच दिल से बताऊं, आज दिल से बता दूं, 100 में से 10 या 15 से ज्यादा बच्चे है ही नहीं सीरियसली पढ़ने वाले। आप समझ लो इस बात को। मुझे कोई कहता है ना कि रिजल्ट टाइट आया है, रिजल्ट ऐसा है, कल भी मनप्रीत सर और मैं खड़े थे, सारे सर खड़े थे, तो वो देखते अजय सर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं कहता यार क्या रिजल्ट टाइट आया? मैं कहा है इतने पढ़ने वाले बच्चे, जो पढ़ने वाले वो पास होते, जो नहीं पढ़ रहे, नहीं कुछ कर रहे, हाँ हार्डली कोई 1 या 2% होता है बेटा बच्चा जो दिल से मेहनत करता हो, वो रह जाए, क्योंकि शायद उसे नहीं पता लगा कि एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, चीज़ें क्या है। उससे भी वो ऐसी गलती 1 आधी बार होती है बेटा, या कुछ 1 आधा% बेटा, जो 1 2 ग्रुप 1 2 स्टेजेस अगर प्रोफेशनल कोर्स के फर्स्ट स्टेज में क्लियर कर लेना, तो इतनी हवा में आ जाते हैं कि नेक्स्ट स्टेज पे बेटा इतने लीनियंट हो जाते हैं, पूछो ही। और जो सही इंसान है ना बेटा, वो तो बनने के बाद भी हवा में नहीं आता, और हम तो भी बने ही नहीं बेटा। और बन भी जाओगे तो कौन सा तीर मार लोगे बेटा, क्या बन गए हो, क्या हो क्या बेटा? तुम्हारे जैसे मेरे जैसे लाखों सीए में हैं, तो क्या है हम लोग बेटा? क्या हमने दुनिया से अलग कर लिया? वो रील देख देख के बच्चे खुश होते हैं, ओ रिजल्ट आया, कोई रो रहा है कंप्यूटर पे, ओ क्या क्या हो गया? जिस दिन पूरे बन जाओगे उस दिन हाँ अनडाउटली बेटा होता है कि हमने किया, वो भी 2 मिनट के लिए बेटा। वो बच्चा अगले पल ही बेटा आगे की शुरू कर देते हैं कि मैं बन तो क्या, अब मेरे लिए प्रेशर और बढ़ गया। मैं तो हैरान हूँ कि मतलब ऑनेस्टली हैरानी होती है कि जो रील बना रहे हैं इसके अंदर तुम देख रहा, तुम कितने बड़े ड्रामेबाज हो कि रिजल्ट देखने से पहले, कंप्यूटर ऑन करने से पहले, फोन ऑन करने से पहले किसी को फोन पकड़ा के बैठे हमारी रील बनाना, कि अब रिजल्ट आएगा, खुलेगा, देखेंगे, हमारे एक्सप्रेशन को कैच करना। तो ड्रामा कर रहे हो बेटा, रिजल्ट देख रहे हो सीए का, पता ही नहीं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन करना चाहिए था तुम्हें। तुम तो अपनी एक्टिंग की रील बनवा रहे हो बेटा, एक्सप्रेशन के एक्टिंग ही तो है बेटा, रील बनवा रहे हो एक्टिंग की, रिजल्ट देख रहे हो बेटा सीएस का। एक ही रिएक्शन होता है जिंदगी में आदमी बेटा जब ऐसे एग्जाम क्लियर करते हैं, उसका फूट फूट के बेटा रोना निकल आता है माँ बाप से गले मिलके। और माँ बाप भी बेटा इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, आगे बढ़ो। रिजल्ट देखने के एक्सप्रेशन की भी रील्स बन रही हैं, बताओ बेटा। फेल होने वाले की रील देखी किसी की बेटा? बनाते ही नहीं कोई। वर्ल्ड कप जीत गई अब तो लड़कियां बेटा, शर्म आता मुझे सेल्स एग्जीक्यूटिव की क्लास में गर्ल्स को देख के कुछ करके। रोज इतने ड्रामेबाज बच्चे बेटा, एक दिन आएंगे एक दिन आएंगे नहीं। बॉयज़ है तो वो भी बेटा, तो देखो कि कई लोगों ने बेटा कहाँ से कहाँ नाम पहुँचा दिया बेटा, कंट्री का भी, हर चीज़ का बेटा, अपने घर का, अपने पेरेंट्स का। कितने कितने छोटे मिडिल क्लास फैमिली से बेटा वो गर्ल्स हैं जो बनी है, जिन्होंने कंट्री का नाम इतना ऊपर किया है बेटा। कोई गिल्टी नहीं है बेटा, बच्चों को मैं देखता हूँ बेटा, रट्टे मार मार के सेक्शन और प्रोविजन लिख के आ जाते हैं बच्चे लॉ में। लाइन लगा के उन्होंने 99% बच्चों को पिछले 5 बार से कॉन्टिन्यूसली बेटा वो फेल कर रहे हैं। बावजूद उसके कोई बच्चा ये नहीं समझने को तैयार कि सर मुझे रटा हुआ नहीं लिख के आना है। तो हमारे लिखने से समझ जाते हैं, 2 लाइन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है तो बच्चे वही लिख के आ जाते हैं। वो जरा से कोई केस स्टडी रेफर करने के लिए कह दे, कुछ कह दें, बच्चा उसे कुछ लिख के नहीं आ रहा, फिर वो रो रहा है कि सर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैथ्स है तो उसका तो ड्रामा ही बना रखा है बच्चों ने, मैथ्स नहीं आता, मैथ्स नहीं आता। तो बेटा छोड़ो ना,
क्यों लगे हुए हो, क्यों लगे हुए हो? कभी चेक किया आपने? आपको 5वीं 8वीं क्लास का मैथ्स नहीं आता अभी तक बेटा, 10वीं क्लास का मैथ्स नहीं आता बेटा। और आप लोग पता क्या कहते हैं, मैथ्स के टीचर ऐसे, हमें मैथ्स समझ नहीं आता, ये नहीं आता। अपने आप को अंदर जज तो करो, अपने बेसिक क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग करते? ऊपर की कोई चीज बेटा करनी हो तो पहले नीचे की वर्किंग समझ में आनी चाहिए, तो ऊपर की समझ में आती है बेटा। मैथ्स के परखच्चे आपके 5th स्टैंडर्ड से उड़े हुए बेटा। एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछेगा मैथ समझ में आ रहा है, कहेगा नहीं आ रहा। तीसरा चौथे पूछेगा मैथ समझ में आ रहा है, कहेगा नहीं आ रहा। वो भाई जो एक दूसरे से पूछ रहा है, पहले तुम तो अपनी 8वीं क्लास का मैथ्स दोबारा क्लियर करके दिखाओ, 9th क्लास का। टीचर को जज कर रहे बेटा, अपने आप को तो जज करो। 9th 10th के बेसिक्स नहीं आते बेटा अभी, आप वो नहीं कर पा रहे। आप कितने बच्चे घर जाके फिर उस चीज की प्रैक्टिस करते हो कि सर मेरे तो अभी बेसिक इतने वीक है, पुअर है, मैं उसको तो स्ट्रॉन्ग करूं। तो मतलब आप में से तो कोई ऐसा है ही नहीं बेटा जो हमने किया। फिर हमने तो इंटरमीडिएट में 100 मार्क का बेटा मैथ्स का पेपर किया हुआ है। पहले ये तो देखो बेटा, सारी चीजें छोड़ो, उठ पा रहे हो, लड़ पा रहे हो, क्लास में रेगुलर आ पा रहे हो। ये तो देखो बेटा पहले। और कुछ मुश्किल नहीं है लाइफ में, याद रखना। आज आप सीए कर लो, सीएमए कर लो, सीएस कर लो, एमबीए कर लो, एमबीबीएस कर लो, आईआईटी कर लो। रीजन सिर्फ एक ही कि एग्जैक्टली आप करना चाहते हैं नहीं, जो बने हैं ना। उसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं बैठो बेटा, वी ऑल आर द मिडिल क्लास फैमिली लोग बेटा, एवरेज स्टूडेंट पास आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल। बस करने की ठानी थी, करनी इसलिए हुई है बेटा, इसे भगवान ने ब्लेस किया। ना कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बेटा हमारे बेस था, ना कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी स्कूलिंग की है, ना एक्स्ट्रॉर्डनरी कोई बेटा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग थे बेटा इतने। सिर्फ पेरेंट्स को शौक था कि हम बने, और हमें उससे ज़्यादा शौक था कि अपने पेरेंट का सपना पूरा करना है। बस अपने आप भगवान ने ब्लेस कर दिया बेटा, वो चीज़ ही खत्म हो गई है बेटा तुम लोगों में। तुम्हें पता है क्या लगता है? और कल मुझे इतना हर्ट कर रही है ना वो बात कि एक बच्चे के पापा ने कहा एंजल हमें कि मैं चूड़ियाँ बेचता हूँ। सर क्या बताऊँ, चूड़ियाँ बेच के मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ और ये पढ़ नहीं रही है। तो सोचो बेटा, वो बाप जो बेटा चूड़ियाँ बेच के बच्चे को पढ़ा रहे, वो किस बात से डर रहा है कि कल मेरी भी बेटी को कोई ऐसा काम नहीं करना पड़े। काम कोई छोटा नहीं होता बेटा, नेवर, नॉट एट ऑल। बट फिर भी माँ बाप की एक इच्छा होती है ना बेटा कि बच्चा हमारा एक रिस्पेक्टेबल काम करे, पढ़ लिख के एक अच्छे तरीके से जिए। और क्या चाहते हैं माँ बाप बेटा? इतना ही तो चाहते हैं आपसे बेटा, और वो भी आपके लिए चाहते हैं बेटा। वो तो कर रहे हैं हर तरह का काम बेटा, वो तो हर तरह का काम कर रहे हैं आपके लिए। ऐसी लास्ट टाइम फाउंडेशन में एक बच्चा था बेटा, उसके पापा बेचारे स्कूल के कैब चलाते थे। 4 साल तो बेचारों के पास काम ही नहीं था। जब कोविड में बेटा स्कूल बंद हो गए, कैब बंद हो गई, कह रहे कैसे घर चलाया, कह रहे मेरे पास 2 कैब थी, दोनों बिक गई। फिर बेचारों ने धीरे धीरे दोबारा काम शुरू किया, किराए की कोई वैन लेके बेटा उससे काम शुरू किया, बच्चे को पढ़ा रहे। और बच्चा बेटा अपनी हवा में लगा हुआ है। उसके पापा यहाँ के इतना रोए, उन्होंने पिंटू को डांटा। उन्होंने कहा कि सर हमारे यहाँ टेस्ट हुआ था, सर टेस्ट में तो बहुत अच्छा। कह रहे टेस्ट क्या, भाड़ में, ऐसे ही बोले वो। है ना, आपकी टेस्ट का मैं क्या करूं, मेरा बच्चा तो फेल हुआ है, आपके यहाँ उसने जो भी मर्जी परफॉर्म किया। कह रहे मैं स्कूल की कैब चलाता हूँ, वो भी किराए की। कह रहे और मेरे बच्चे को समझ नहीं आ रही, नहीं बनेगा, ये भी यही काम करेगा, और अगर इसने करना है तो बता देना, मैं अपनी मेहनत की कमाई इससे पढ़ाई पे क्यों खराब करूं।
मेरी तो एक सिंपल फिलॉसफी है बेटा, जो बच्चा अपना माँ बाप का सगा नहीं है ना बेटा, वो दुनिया में किसी का सगा नहीं। जो अपने माँ बाप के सपने नहीं पूरे कर सकता, वो किसी और के क्या करेगा बेटा। बात ही खत्म। आप लोगों ने अपने भगवान को ही नाराज किया हुआ है बेटा। माँ बाप से बड़ा तो दुनिया में कोई नहीं है, तो आपने उनको ही नाराज किया हुआ है बेटा। तो ब्लेसिंग किसकी है आपके साथ बेटा। आधे बच्चे, कल भी हमने फ़ोन किया, सेवे के बच्चे आए नहीं, पेरेंट कह रहे नहीं बच्चा तो घर से निकला हुआ है, क्लास में पहुंचा नहीं। क्या झूठ बोलते हो, क्या कर रहे हो बेटा। उससे तो अच्छा है बेटा नहीं आ रहे हो, बोल के जाओ घर पे, आज हम नहीं जा रहे क्लास में, क्लास है हम नहीं जा रहे। डरते क्यों फिर बेटा, झूठ क्यों बोलते हो। आपको लगता है बेटा एक दिन रिजल्ट आने से पहले मंदिर गुरुद्वारे में बैठ जाओगे तो बेटा भगवान सुन लेगा। वो कह रहा है मैं तुम्हें रोज देख रहा हूँ, तुम कैसे अपने माँ बाप के साथ यानी कि अपने भगवान के साथ छल कपट कर रहे हो, और लास्ट के एक दिन आप आ जाते हो कि जो हो गया उसकी माफ़ी दे दो। चलो एक बार वो माफ़ कर भी दे, हम फिर अगली बार वैसे कर रहे होते हैं बेटा। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना बेटा, वो टीचर की कभी इतनी बात भी नहीं सुन सकते कि अगर उन्हें कोई कहे कि आप फेल हो जाओगे, उनको इस बात का गुस्सा आ जाता है बेटा, और आना भी चाहिए। कोई टीचर भगवान थोड़ा है जो कहे कि फेल हो जाओगे। हाँ, वो ये कहे कि अगर जो नहीं पढ़ रहा वो फेल होगा, तो वो भी बात हमें नहीं कहनी चाहिए। अब तो इम्प्लाइड है बेटा, आप लोग तो इतने स्मार्ट लोग, स्मार्टफोन के टाइम पैदा हुए हुए बेटा, तो आपको इतनी बात नहीं पता बेटा। फ़ोन खेलते खेलते, गेम खेलते खेलते, रील चलाते जाते ही देख लो कि गेम चला नहीं रहे, रील चला, मेरे फ़ोन में चेक कर लो, एक भी गेम मिल जाए बेटा, कोई एक गेम सिंगल गेम बेटा जो डाउनलोड की हुई। मैं ये नहीं कह रहा जिन्होंने गेम डाउनलोड किए वो नहीं बनेंगे। करो, जब ब्रेक है 10 मिनट अपने आप को रिलैक्स करना है, माइंड को फ्रेश करना है, उस वक्त 10 मिनट करो, कोई बात नहीं बेटा। पर अगर पूरा दिन हम गेमों पे ही लगे हुए बेटा, उंगलियां खराब कर लिए। मेरे फ्रेंड डॉक्टर है बेटा, वो कह रहे हैं कि लोग आ रहे हैं उंगलियां दर्द कर रही हैं, बाजू दर्द कर रही है उनकी, वो रील चला चला के हाथ ही खराब कर लिए बेटा। आप हाथ ही खराब करते जाओ अभी काम करने से पहले, और जिनकी रील देख रहे हो वो कह रहे नहीं करो करो, तुम हाथ खराब करोगे तो हम पैसा कमाएंगे। बनना है या नहीं बनना है बेटा, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप कोचिंग में आ रहे हो, आप कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। कितना दर्द, कितना पेन, और जिसको दर्द है ना बेटा उसको इसी एज से है। आप एग्जीक्यूटिव के बच्चे देख लो बेटा, तो आपसे बड़े उनको नहीं फर्क, तो नहीं फर्क बेटा। अभी आएगा रिजल्ट देखना उनका भी, फिर कहीं रोते बिलखते हुए आ रहे होंगे, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम जानते होते हैं कि क्लास में तो कभी रेगुलर आए नहीं, पढ़े कभी है नहीं, जब रिजल्ट आ जाएगा तो फूट फूट के रोना निकल जाता है। तो भाई रो बेटा, काम रोने वाला क्या है, रोने दो उस बच्चे को। आंसू निकलेंगे, दिल हल्का हो जाएगा और समझ आएगी कि हमने यही काम किया था और ऐसे रिजल्ट है। कोई पेशेंस नहीं बेटा आप में। एक क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हो, नहीं हुआ ना, छोड़ देते हो, क्या की मुश्किल है। इसलिए आपके रिश्ते भी ऐसे, दोस्त एक दिन बनते अगले दिन छूट जाते बेटा। हमारे कुछ जो दोस्त है बचपन से और आज भी है बेटा, उतने ही क्लोज है। बच्चों के दोस्त अब 2 दिन नहीं रहते बेटा, टीचर्स 2 दिन एक जैसे नहीं रहते,
चैप्टर एक दिन ऐसा नहीं रहता बेटा, हुआ हुआ, क्वेश्चन नहीं हुआ तो छोड़ो मारो गोली, ये मुश्किल है। शादी करते हो तो शादी भी बेटा ऐसी तुम्हारी 2 दिन चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी, चलो छोड़ो, क्योंकि आदत पड़ गई है ना बेटा सारी चीजों को छोड़ने की। और अपनी फिलॉसफी आपकी, तो क्या कर रहे हो बेटा, अपनी लाइफ खराब कर रहे हो, किसी और की थोड़ा कर रहे हो। अच्छी लाइफ के लिए आज भी हर मामले में पेशेंस रखनी पड़ती है। माँ बाप मारते हैं, डांटते हैं बचपन में, छोड़ के निकल जाते हो, हमें दूसरे माँ बाप चाहिए, किसी दूसरे को माँ बाप बना लेते हो, पढ़ाई छोड़ दोगे, चैप्टर छोड़ दोगे, सब्जेक्ट मुश्किल कह दोगे, दोस्तों को छोड़ दोगे, कल कोई नए रिश्ते बनाओगे उसको भी छोड़ देते हो, इसीलिए क्योंकि पेशेंस ही नहीं है। जो चीज़ तुम छोड़ सकते हो ना, उसकी तुम्हें आदत पड़ गई बेटा, छोड़ते जाओ उसको, चाहे वो कोई चैप्टर है, चाहे वो कोई बेटा सिलेबस है, चाहे कोई कोर्स है। पेशेंस ही नहीं है बेटा बच्चों। एक सबसे अच्छे इंसान की खासियत पता है क्या होती है बेटा, उसमें पेशेंस होती है। कोविड आया था ना बेटा, हमारे यहीं पढ़ाने वाले जितने टीचर थे उनमें से नीरज सर ने भी दोबारा भी शुरू किया बेटा, उन्होंने भी छोड़, सबने छोड़ दिया था। और किसी से पूछ के देख लो, नीरज सर से, मनप्रीत सर से, किसी से बेटा, महाचर्य सर से, इकोले सर से, उनसे पूछो अजय सर ने छोड़ा? मैंने तो नहीं छोड़ा। मैं तो क्लास में आना भी नहीं छोड़ा था बेटा, अकेले बैठा हुआ ऑनलाइन, यहाँ अकेले बैठे पढ़ा रहा था। क्यों छोड़े बेटा? छोड़ना क्यों है, मतलब छोड़ेंगे तो छोड़ने की आदत ही डल जाएगी बेटा। जो बच्चा पागल है उसे एक चैप्टर मुश्किल लगे ना, किसी भी सब्जेक्ट का, वो चिपक जाता है उससे। ये मुश्किल क्यों है? क्योंकि उसे अंदर से एक बात पता है, ये मुझे मुश्किल लग रहा है, बट बहुत से लोग तो इसको कर रहे हैं, तो उसको मुझे मुश्किल लग रहा है, वो कह रहे हैं जब तक ये आसान नहीं होगा मैं छोड़ूंगा नहीं बेटा। 99% बच्चा क्या कहता है, सर मैंने ट्राई किया नहीं हुआ, मैंने तो छोड़ दिया सर। छोड़ो बेटा, सब छूटता जाए। बड़ा सोचो बेटा, बहुत अच्छे स्मार्ट लोग हो आप लोग, आपके पास बेटा बहुत सी चीजों की सपोर्ट है। अब तो AI आ गया, चैट GPT आ गया, गूगल पहले से था, कोई किताबों की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आप एक चीज टाइप करते हो उसके 10 आंसर आ जाते हैं बेटा। आपको किताबों से ना समझ में आए, आपको टीचर की ना समझ में आए बेटा, आप लिखते हो तो 10 चीजें टाइप होके सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में, हर तरह की लैंग्वेज में आ जाती है बेटा। हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, इंग्लिश में कर लो, इंग्लिश में नहीं आ रहा, पंजाबी में कर लो, उर्दू में कर लो, वॉट एवर यू वॉन्ट बेटा, इट इज अवेलेबल फॉर यू। और कितना कंफर्ट जाते हो बेटा। इसीलिए रिजल्ट से पहले ही कह दिया था मैंने बच्चों को बेटा कि अकाउंट से मत डरो, वो हो जाएगा देख। इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए पहले ये बताओ बेटा कि लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था बेटा, जिसमें चलो एक काम करते, कोई बुक नहीं खोलते, कुछ नहीं बेटा, एक सिंपल से वर्किंग करते, फर्स्ट एंट्री से लेके लास्ट एंट्री तक बेटा आराम से करना। तभी आप समझो बेटा, मैं आपकी गलत करने पे आपको कभी नहीं डांट, मेरे हाथ में पेन है, अगर मैं सच कह रहा हूँ, अगर मुझे किसी का भी बुरा लगे, दिल से बुरा लगे 1% भी, किसने गलत क्यों किया, लगता ही नहीं है बेटा मुझे। पागल हूँ क्या बेटा? मैं टीचर बन के आया हूँ, आप स्टूडेंट बन के आए हो, हमारा रिलेशन देखो बेटा, मतलब आप कहने आए हो सर हम सीखने आए हैं, वो जो सीखने आए बेटा वो इसीलिए तो आए क्योंकि उससे गलती हो रही है, तो आपकी गलती पे तो मैं कभी नाराज ही नहीं होता, पर मैं कहता हूँ बेटा ट्राई तो करो। नहीं होगा बेटा, आप इसीलिए तो आए हो, पर ट्राई करो, कॉपी पेन खोलो, हाथ पैर मारो, नहीं होगा देखी जाएगी बेटा, उल्टा मेरे पे डाल दो, सर करवाओ आप,
आपने क्वेश्चन दिया, हमसे तो नहीं हो रहा सर, करो आप सर, इतना तो कर सकते हो, हाथ पैर मारो बेटा, यू ऑल आर स्मार्ट, यू ऑल आर कैपेबल टू डू एनीथिंग इन द लाइफ। उनको मत देखो बेटा जो रह जाते, हमेशा उनको देखो बेटा जो बन जाते। बस सच कह रहा हूं बेटा, जैसा बनना है ना वैसे लोगों को देखो बेटा। कामयाब है ना लोग बेटा, पर उन लोगों ने बड़ी पेशेंस रखी है बेटा, जो भी बने मेहनत की और पेशेंस रखी है बेटा। शाहरुख खान पहले दिन ही शाहरुख खान बन गया था बेटा, सचिन तेंदुलकर पहले दिन सचिन तेंदुलकर बन गया था, विराट कोहली पहले दिन विराट कोहली बन गया था। सब लोगों ने इतनी पेशेंस रखी है, सब लोगों ने इतनी मेहनत की है, तो जाके भगवान ने एक स्टेज पे बेटा उन बच्चों को फिर एक रिजल्ट दिया बेटा। आपको भी क्यों नहीं देंगे बेटा भगवान? हम पता कब देखते हैं, जब इंसान कुछ बन जाता है। सर विराट कोहली बन गया सर, भाई वही विराट कोहली अगर 16 घंटे धूप में पागलों की तरह बेटा ग्राउंड पे लगा रहता था या तेंदुलकर था, तो वो तो किसी ने नहीं देखा। आपको आदत पता है क्या पड़ गई है बेटा, आप सक्सेस को देखते हो बेटा, सक्सेस के पीछे जो बेटा हिस्ट्री है ना उसको देखना चाहिए। एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, दैट क्वेश्चन इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। मैं खुद ही आपको बता रहा हूं बेटा कि जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उससे हम प्रीमियम ड्यू करने वाली एंट्री में दिखा ही नहीं सकते बेटा, रिसीव करने वाली एंट्री में दिखाना है। आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं पूरा करूंगा बेटा, इसलिए मैं बुक भी नहीं खुलवा रहा बेटा, आराम से चलती देखते क्या प्रॉब्लम आती है बेटा। ₹10 की फेस वैल्यू का शेयर है बेटा, ₹2 प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है, यानी कि ₹10 की नॉमिनल वैल्यू का शेयर ₹2 प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है। तो शेयर होल्डर को ₹12 पे करने, और वो ₹12 उसको इस तरह से पे करने, ₹2 उसको बेटा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पे करने वाइल अप्लाइंग फॉर द शेयर। अलॉटमेंट कंफर्म होते उसको ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम और देने बेटा, और ₹5 की उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देनी है बेटा। अलॉटमेंट स्टेटस मैं खुद ही लिख रहा हूं बेटा कि टोटल कितनी, क्योंकि मैं क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। वैसे ये अलॉटमेंट टेबल मैंने कहा था बेटा आपको लैंग्वेज फॉर्म पढ़ के खुद बनानी होती है। टोटल हमारे पास बेटा 50,000 शेयर आए और हमें 20,000 सिर्फ अलॉटमेंट करनी है। 10,000 एप्लीकेंट को हमने बेटा एक भी शेयर अलॉट नहीं किया। 10,000 शेयर्स को बेटा हमने पूरे 10,000 शेयर अलॉट किए, या ये लो 15,000 एप्लीकेंट को पूरे 15,000 शेयर अलॉट किए बेटा, और बाकी 25,000 एप्लीकेंट्स को, या चलो इसको और कम कर देते हैं बेटा, लेट्स मेक इट अगेन 40,000 बेटा। तो बाकी 15,000 एप्लीकेंट्स को लेट्स से हमने 5,000 शेयर अलॉट किए बेटा प्रोरेटा बेसिस में। ठीक, कोई भी वर्किंग किसी भी तरीके से बना लो, ये लो और कम करना है इसको और कम कर लो बेटा। मुझे क्या है बेटा, मुझे तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाना है, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता बेटा कि आप कैसे चल रहे हो बेटा। ये 0 अलॉटमेंट कैटेगरी है बेटा, इन लोगों को हमने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया बेटा। ये फुल अलॉटमेंट कैटेगरी है, जितने लोगों के लिए अप्लाई किया उतने हमने उनको अलॉट किए बेटा। और ये प्रोरेटा अलॉटमेंट कैटेगरी है, इस कैटेगरी में जैसे 10 शेयर के लिए अप्लाई किया हमने उसको 5,000 शेयर अलॉट किए, 2 के बदले 1 बेटा। अन एप्लीकेंट, एक एप्लीकेंट है बेटा X who applied for
400 shares from pro rata category. वो pro rata कैटेगरी से बिलोंग करता है बेटा, जहां हम प्रपोर्शनेट बेसिस पे शेयर अलॉट कर रहे हैं, और उसने अप्लाई किया बेटा 400 शेयर के लिए एंड पेड द अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन ओनली. उसने बेटा एक ही बार अमाउंट पे किया, और वो भी सिर्फ जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पे करना था. एन एप्लीकेंट, द नेम ऑफ दैट एप्लीकेंट इज एक्स, who applied for 400 shares from pro rata allotment category, pro rata category से belong करता है, and paid the amount due on application only. His share were forfeited after final call and were reissued. अब ध्यान से सुनो बेटा, री इशू कैसे किए बेटा. एंड री इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 but for ₹10 per share. और सिंपल लैंग्वेज में लिख देते, वर रीइशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 बट एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर. 10 का शेयर बेटा 2 रुपये प्रीमियम पे इशू किया जाए तो शेयर होल्डर को कितने रुपए पे करने चाहिए बेटा? 12. बट वो कितने पे कर रहे हैं बेटा? 10. बस ये क्वेश्चन है, आपको बेटा एप्लीकेशन से लेके और लास्ट तक की सारी एंट्रीज करके दिखानी, आराम से ट्राई करना है, करके दिखानी है, मतलब बेटा ट्राई करना है. पर हाँ, अगर सच में बेटा कुछ फीलिंग्स हैं बनने की, गलत सही मैं पूछूंगा भी नहीं बेटा आपसे क्या हुआ. जब मैं करूंगा ना बेटा, बस ध्यान से चेक करना है आपको बेटा. स्टार्ट करो बेटा, क्लिक कर लो, स्टार्ट करो. देखते हैं बेटा कैसे गलत होने के बाद अगर आप समझना चाहते हो तो ठीक क्यों नहीं होगा बेटा आपसे. आदित्य इतने पीछे क्यों बैठा जाके बेटा, आज कोने पे छुप के? इधर आ बेटा आगे, क्या प्रॉब्लम है बेटा? आदित्य डरना थोड़ा बेटा, लेट हो भी गए 5 मिनट, कोई बात नहीं बेटा, इतना पीछे नहीं मजा आता बेटा. क्लास में यहीं से पता लग जाता है बेटा. आदित्य पीछे डर के छुप के वो बैठते जो डरपोक है बेटा. पहले टीचर को और क्लास को फेस करना सीखो बेटा, तभी तो आदित्य एग्जाम को फेस कर पाएंगे. रोज आगे बैठता बेटा, आदित्य आगे बैठ. और तेरी वाली तो सीट ही खाली थी आज बेटा, डरना क्यों है बेटा? आदित्य एक बात सच कह रहा हूँ बेटा, अगर हम टीचर को क्लास को फेस करने से डर रहे हैं बेटा, छुप के पीछे बैठे हैं, तो हम एग्जाम को रिजल्ट को कैसे फेस करेंगे बेटा? मत डरा करो. लेट भी आ जाते हो ना, मैं मना तो कर ही नहीं बेटा, आके आगे बैठो. सर एक तो पहले लेट हो गए, पीछे बैठेंगे तो और खराब हो जाएगा मामला. बस दैट शुड बी द स्प्रेड बेटा. आराम से फर्स्ट एंट्री से लेके लास्ट एंट्री तक बेटा एक बार बस ट्राई करो. नहीं होगा छोड़ो, मारो गोली. अच्छा, करना उन्हीं 3 स्टेप में बेटा. सुनो बेटा सारे, 1 मिनट. स्टेप 1 में हमें क्या करना होता है बेटा? एक अलॉटमेंट की टेबल बनानी होती है और 4 एंट्रीज. अलॉटमेंट की टेबल बेटा मैंने बना दी है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ 4 एंट्री. स्टेप 2 में क्या करना है? वो जो डिफॉल्टिंग शोल्डर है बेटा उसकी वर्किंग, वो जो नोट बनाते थे. स्टेप 3 में क्या करना है बेटा? रिमेनिंग जर्नल एंट्रीज. जो 3 स्टेप सिखाए थे बेटा, ट्राई करो. होने दो गलत बेटा, मारो तो सही हाथ पैर. अच्छा, आप में से स्विमिंग किसको आती है?
महक को आती है, निकिता को भी आती है। अच्छा, तो बहुत से बच्चों को आती है, मुझे नहीं आती। बेटा जब स्विमिंग सीखने गए थे निकिता, कितना डर लगता है पानी से। अपने आप सीखी थी, कोच से सीखी थी बेटा निकिता, किसी कोच से। वो देखा था क्या करते, उठा के फेंक देते थे पानी में। बेटा मारो हाथ पैर, और हाथ पैर मारे तो बेटा मारने आ गए। हर चीज में ऐसे ही है बेटा, हाथ पैर मारो, अपने यहाँ तैरना सीख जाएंगे बेटा। गिरेंगे तब भी लगता था ना निकता डूब जाएंगे, कई बार रो भी पड़ते थे। मेरे बच्चे छोटे थे ना बेटा निकिता, बहुत छोटे थे जब, तो उनको स्विमिंग सिखाने आते थे ना, मेरी वाइफ जाती थी, बड़ा मजा आता था, वो आके बताती थी। कह रहे कई बच्चे पूल के आसपास ही दौड़ते रहते थे, कोच पकड़ता रहता था, वो भागते रहते थे। हम नहीं, उन्हें पता था उठा के वो फेंक देगा पानी में, वो रोते होते भागते ही रहते थे। कोच के हाथ में आते थे ना, उठा के फेंक देता था पानी में। वो सब सीखे बेटा। लाइफ का एक ही रूल है बेटा, हर चीज सीखने का, हाथ पैर मारो। शुरू करो बेटा एक बार, मैं पूरा क्वेश्चन खुद करवाऊंगा बेटा। ट्राई तो कर ही लिया होगा बेटा। वैसे जिन लोगों ने ट्राई किया है, बिना डर के मुझे ये बताओ बेटा, तो उनका आंसर कैपिटल जब वाली एंट्री में कितना अमाउंट बेटा कैपिटल जब में आया कि ट्रांसफर किया बेटा? 1200 बेटा। और किसी ने बेटा कुछ क्या सॉल्व, जो भी आंसर निकला बेटा, कितना बेटा? किसी और ने भी ट्राई किया? 800, 400, 450। और कोई बेटा? मुझे भी नहीं पता बेटा क्या ठीक है, ऑनेस्टली मैं भी आपके सामने करूंगा। तो मैं पूछ रहा हूँ तो ये नहीं बेटा कि मुझे मालूम है, सच कह रहा हूँ। अभी मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा बेटा। शुरू करें बेटा? अच्छा पहले एक बात और बताओ बेटा, प्रीमियम ड्यू करने वाली एंट्री में दिखाया है या रिसीव वाली एंट्री? चलो, इस क्वेश्चन में ड्यू करने वाली एंट्री में हम दिखा भी नहीं सकते बेटा। सारे एक मिनट के लिए अभी इधर देखोगे बेटा। मुझे अपने बच्चों से बेटा स्टेप 1 में सिर्फ ये 4 जन एंट्रीज चाहिए, जस्ट दीज 4 एंट्रीज होंगी। उनमें से भी ये एंट्री बेटा, जितनी एप्लीकेशन आई है बेटा, लेकिन अनडाउटली बेटा कैपिटल वाली कोई भी एंट्री हो, चाहे एप्लीकेशन वाली या अलॉटमेंट की कैपिटल वाली एंट्री, वो तो जितने बेटा शेयर आपने अलॉट किए तो उससे करते हो। आपके पास बेटा सिर्फ पहली एंट्री में ये ड्यू कैपिटल वाली, तो हर एंट्री बेटा जितने नंबर शेयर अलॉट किया उससे होगी। 35,000 शेयर है बेटा, कितने की एप्लीकेशन? तो 35,000 इंटू 2 बेटा, एप्लीकेशन के साथ आपने इतना अमाउंट कलेक्ट किया। कैपिटल में 20,000 इंटू 2 बेटा। और जिन लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड की, याद है ना बेटा कि मुझे अपने बच्चों से तो यहाँ पे बेटा इससे ज्यादा एंट्री ही नहीं चाहिए बेटा, याद है ना ये बात बेटा? अलॉटमेंट ड्यू कर लो बेटा, और अलॉटमेंट की ड्यू करने वाली एंट्री में मैंने पीएमबी नहीं दिखाया बेटा, जस्ट कैपिटल ओनली, 3 रुपए बेटा। तो हम अनडाउटली बेटा अलॉटमेंट की ड्यू करने वाली एंट्री सिर्फ कैपिटल से कर रहे हैं बेटा।
पहली क्लास ही बात हो गई थी कि बेटा प्रिय मान ली कैप्चर का प्रॉफिट है, प्रॉफिट जब तक रियलाइज ना हो जाए हम अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास देखी, जाके वीडियो भी देखी, समझ में आ गया होगा बेटा। अब मैंने कहा था कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये अकाउंट क्लोज हो जाने चाहिए बेटा, पर्सनल अकाउंट है। एप्लीकेशन को आपने कितने से क्रेडिट किया बेटा? 70 से। कितने से बेटा? कॉम ऑलरेडी हम डेबिट कर चुके हैं बेटा, 40 से। तो कितने से बेटा और डेबिट करोगे तो अकाउंट 30 से बेटा। चलिए बेटा, जिन लोगों को एक भी शेयर अलॉट नहीं किया गया बेटा, जीरो अलॉटमेंट की है, 10,000 एप्लीकेशन 2 रुपए के हिसाब से बेटा, इनका तो 20,000 बिना सोचे समझे बेटा हमें वापस करना ही करना है। जिन लोगों को बेटा आपने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया उनका अमाउंट क्यों रखोगे? अब ये तो हो गई जीरो अलॉटमेंट वालों के लिए। एडवांस 2 ही कैटेगरी के लोगों से होता है बेटा। वी गेट द एडवांस ओनली फॉर 2 कैटेगरीज, जीरो या प्रपोर्शनल, बाकी किसी का तो एडवांस ही नहीं होता। तो ये भी 2 ही तरह के लोगों के लिए की जाती है बेटा, या तो जिनको कोई अलॉटमेंट नहीं की या जिनको प्रोरेटा अलॉटमेंट की। लेट्स सी दैट नो बेटा। तो एडवांस की ट्रीटमेंट 2 ही तरह के लोगों को है। तो बच्चा फोकस ही 2 पे करता है बेटा, एक इस पे और एक सिर्फ इस पे, क्योंकि एडवांस होते ही इन 2 लोगों का है बेटा। जिन लोगों ने 15,000 शेयर के लिए अप्लाई किया आपने उनको 15 ही दे दिए बेटा, उनका तो कोई एडवांस है ही, इनका एडवांस हमने रिफंड कर दिया। जिन लोगों ने लास्ट क्लास ध्यान से सुनी उनको याद होगा बेटा, इनके एडवांस के लिए मैंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा साइलेंट होने पे आप अलॉटमेंट डेट के लिए एडजस्ट कर सकते हो, वो भी क्योंकि अलॉटमेंट की डेट पे तो एडवांस एडजस्ट किया जाता है बेटा। कॉल्स में तब लेके जाएंगे जब वो कहेगा। पर चलिए इस क्वेश्चन में चेक करते हैं बेटा एडवांस है कितना। इन लोगों ने 10,000, जब इसकी ट्रीटमेंट करोगे इसी पे अर्जुन बन के बेटा मछली की आंख नजर आनी चाहिए, वही फोकस करना है बेटा। इन्होंने आपको 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, आपने कितने अलॉट किए इनको? तो इनका 5,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से कितना एडवांस है बेटा? और इनसे कैपिटल का अलॉटमेंट का ड्यू कितना बनता है बेटा, ये मत देखना, इसको देखना बेटा। 5,000 शेयर पे 3 रुपए के अलॉटमेंट की कैपिटल, तो इनसे ड्यू कितना बनता है? 15। जितना ड्यू बनता है बेटा एडवांस तो उससे कम ही है। तो क्या हम सारा का सारा एडवांस बेटा, वो जो 10,000 रुपये आया हुआ एडवांस प्रोरेटा कैटेगरी वालों का बेटा, वो यहाँ नहीं एडजस्ट कर सकते? यस। कॉक्शन एडवांस कुछ भी नहीं बेटा, फिर भी मैंने एंट्री पूरी लिखी है बेटा। स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। किसी को कुछ स्टेप 1 में पूछना बेटा, बिना डर के बताना बेटा। मैंने आप में से किसी की कॉपी नहीं देखी ना मुझे देखनी है बेटा, पर आपको यहाँ सबको जरूर देखना है और मुझसे पूछना भी है। हर वो चीज जो समय में नहीं आए, जो मुश्किल लगे बेटा, वो बात करें। सिंपल वर्ड में कहूँ तो एडवांस 2 ही लोगों का होता है, जिसमें से बेटा जीरो वालों का तो 1 साइडेड ट्रीटमेंट है बेटा, उनका एडवांस रिफंड कर दो। और इस क्वेश्चन में जो प्रोरेटा अलॉटमेंट हुई है बेटा, उनका एडवांस आपने बेटा अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट किया है। तो इट वाज लाइक दिस बेटा जी, नथिंग एल्स। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इन दिस वन? चल सकता हूँ आगे। स्टेप 2 एग्जाम में स्टेप 2 कहाँ करना कहता है? नीचे वर्किंग नोट्स में जाके, क्योंकि एंट्रीज को ऑर्डर नहीं खराब कर सकते। तो ये जो स्टेप 2 हो रहा है ना बेटा, ये वर्किंग नोट्स है, तो नीचे जाके बनाओगे बेटा, जहाँ एंट्रीज चल रही है वहां नहीं, अलग से बेटा। पर मैं यहीं पे क्यों करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको स्टेप की प्रैक्टिस पड़ जाए। स्टेप 2 में क्या करना है, लास्ट क्लास से बात हुई थी, सिर्फ डिफॉल्टिंग शोल्डर के लिए, सिर्फ डिफॉल्टिंग शोल्डर के लिए नोट बनाने। सबसे बड़ी बात स्टैंडर्ड नोट बनाना, उसको चेंज नहीं करना। ये देखो बेटा, मैं कुछ अमाउंट तो फिलअप ही नहीं कर रहा बेटा। एप्लीकेशन के पहले रिसीव करने की एंट्री करते बेटा, तो एप्लीकेशन में लिखना भी पहले ये अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। फिर मैंने कहा था ये लिखा करो, हाउ मच इज द ड्यू ऑन एप्लीकेशन, कितना अमाउंट एप्लीकेशन के लिए ड्यू है बेटा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बेटा, कुछ बैलेंस बच जाएगा बेटा। जो बैलेंस बच जाएगा उसका ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बेटा, या तो रिफंडेड या कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड है तो ये भी पूछेंगे कि कहाँ तक के लिए कैरी फॉरवर्ड किया। फिर
अलॉटमेंट की पहले ड्यू करने की एंट्री पास की थी, वर्किंग नोट भी वैसे बना। अमाउंट ड्यू होना है। जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास अटेंड की थी उन सब लोगों ने ये बात देखी हुई है बेटा। मैंने उन्हें कहा था बेटा मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका डिफॉल्टिंग ऑर्डर कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, आप फुल अलॉटमेंट से भी कहते हैं ना बेटा, तो भी ये वाला वर्किंग नोट में सेम वर्ड टू वर्ड ऐसे बनाता है। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट लेस ब्रॉट फॉरवर्ड एडवांस इफ एनी, अगर कुछ ब्रॉट फॉरवर्ड एडवांस है, अगर है तो एडजस्ट कर लेंगे बेटा। बाकी जो आ जाएगा बेटा दैट विल बी कंसिडर्ड एज पेबल। पेबल पे कर दोगे हम रिसीव लिख देंगे, पेबल पे नहीं करोगे हम अरियर्स लिख देंगे, एंड देन अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल बेटा, एंड अगेन बेटा लेस ब्रॉट फॉरवर्ड एडवांस इफ एनी। अगेन विल गेट द पेबल, पे कर दोगे बेटा तो रिसीव्ड, नहीं पे करोगे तो अरियर्स। आराम से बाकी नोट बना, क्या आपके अलॉटमेंट की ड्यू करने वाली एंट्री में कहीं प्रीमियम आया बेटा ना, तो बाकी नोट पे भी बेटा ड्यू में सिर्फ कैपिटल का ही ड्यू बताना है बेटा कि हाउ मच इज द ड्यू ऑन कैपिटल बेटा। और मुझे ये बताने की तो जरूरत ही नहीं ना कि जहां जहां ड्यू वर्ड लिखा होता है ना बेटा वहां वहां हमें नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड चाहिए बेटा। अप्लाइड तो हमें सिर्फ एक ही जगह चाहिए होते फर्स्ट केस में बेटा। चलो जो डिफॉल्टिंग जो ऑर्डर है कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, प्रोरेटा कैटेगरी में जो 2 शेयर के अप्लाई कर रहा है उसको 1 शेयर अलॉट कर रहे हैं, तो उसने कितने के लिए अप्लाई किया था 4, तो हमने कितने अलॉट किए होंगे। बस सिर्फ बेटा मुझे इस वर्किंग नोट से पहले ये जरूर चाहिए होगा बेटा कि कितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया, ऊपर ही लिख लिया करो सर ये जिसका वर्किंग नोट है सर ही हैज अप्लाइड फॉर बेटा, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय हिम 400, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू हिम बेटा, ये ऊपर ही लिख लेना चाहिए कि उससे अप्लाई कितने के लिए किया 400 के लिए, हमने उसको कितने अलॉट किए बेटा 200, और जहां जहां ड्यू वर्ड है वहां वहां पहले 200 लिख लो बेटा, क्योंकि ड्यू तो सारे के सारे ही बेटा अलॉटेड से होते हैं। हो गया, चलो बेटा क्या करना है इसमें। एप्लीकेशन कितने रुपए की थी बेटा 2 रुपए की, मुझे 200 इंटू 2 बेटा 400 रखने चाहिए थे। इस 400 का जो बैलेंस बच गया इफ एनी बच गया बेटा, आपने रिफंड किया था या एडजस्ट किया था, आपने प्रोरेटा वालों का एडवांस अलॉटमेंट में एडजस्ट किया हो, तो बस बेटा कैरी फॉरवर्ड लिख के और यहाँ अलॉटमेंट भी लिख लो कि हमने अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट किया है सर, रिफंड नहीं किया। जो आपने यहाँ किया वही तो वहाँ लिखोगे सर, रिफंड तो हमने 0 वालों का किया सर, प्रोरेटा वाला का एडवांस तो हमने अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट किया। अब 200 शेयर पे 3 रुपए के अलॉटमेंट के हिसाब से आपका ड्यू कितना बनता है बेटा, आपका ब्रॉड फॉर एडवांस कितना है बेटा, पेबल कितना है बेटा, पे कर देते रिसीव लिख देते, नहीं कर रहे हो आरियर्स लिख दूंगा बेटा, और क्वेश्चन में लिखा उससे सिवाय एप्लीकेशन के हमने कुछ और पे नहीं किया, एप्लीकेशन के टाइम एक बार पे किया था बस वही पे किया, उसके बाद कुछ पे नहीं किया, तो आरियर्स पे टिक लगा दिया। 200 इंटू 5 रुपए, फर्स्ट कॉल के 1000 पेबल थे, एडवांस खत्म हो चुका है बेटा, और जब अलॉटमेंट नहीं आए तो फर्स्ट कॉल तो आ नहीं सकती, ये भी आरियर्स पे। ये है स्टेप 2, जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास अटेंड की थी वो जानते हैं। दुनिया का कोई क्वेश्चन ले आओ बेटा मेरे पास, मेरे स्टेप 2 में कोई चीज आ जाएगा तो बता देना। 3 स्टेप टोटल करने थे, 2 हो भी चुके हैं बेटा, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बता। क्लियर है बेटा, क्लिक कर लो पहले इस स्लाइड बेटा, फिर आगे चलते क्लिक कर लो बेटा पहली स्लाइड, कोई बात साथ साथ क्लिक करते जाओ बेटा।
सबने क्लिक कर लिया बेटा। अब सुनो बेटा, 5th ऑनवर्ड एंट्री बेटा, अलॉटमेंट की रिसीव करने की एंट्री बेटा। मुझे ये एंट्री यहाँ पे सिर्फ इतनी चाहिए बेटा, बैंक डेबिट अलॉटमेंट इन आरियस डेबिट टू शेयर, पहले इतनी चाहिए बेटा। लास्ट में क्या करूँगा, इसी एंट्री में जितने लोगों से प्रीमियम मिल गया होगा ऐड कर दूंगा। पर अभी तो मैं मान के चल रहा हूँ बेटा, ये प्रीमियम का क्वेश्चन ही नहीं है, बिना प्रीमियम के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं बेटा। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, टू शेयर कैपिटल, ड्यू किया पहले अमाउंट बेटा। आप देखो इससे ज़्यादा आसान काम क्या होगा बेटा, कि एंट्रीज तो स्टैंडर्ड है बेटा, स्टैंडर्ड। एक्चुअली इश्यू ऑफ शेयर का चैप्टर एंट्रीज के लिए नहीं, अमाउंट के लिए पढ़ा जाता। एंट्रीज तो बेटा स्टैंडर्ड है एंट्रीज, और तो और वो प्रॉफिट करने के लिए कह रहे हैं बेटा, तो मैं वो भी एंट्री लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारी फॉरफीचर में एंट्री में तो प्रीमियम आना ही नहीं बेटा। तो कैपिटल के लिए कितना अमाउंट मिल गया और कितना नहीं मिला बेटा। मैं तो रीइशू की एंट्री जो कि बेसिकली रीसेल होता है बेटा, वो भी क्या लिखने जा रहा हूँ, सिर्फ जो नॉर्मल एंट्री मैंने लिखनी चाहिए, सर बैंक टू शेयर कैपिटल, जस्ट लाइक दिस। मैं तो पहले इतना ही लिखने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में बेटा आपने जितने शेयर प्रॉफिट किए हैं उतने रीइशू कर दिए, तो आप फॉरफीचर का अकाउंट नहीं भी बनाओगे बेटा तो भी पता लग जाएगा कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाना है। मैं फिर भी फॉरफीचर का अकाउंट भी बना के दिखाऊंगा। मेरी एंट्रीज बेटा स्टैंडर्ड एंट्रीज, और मुझे अपने बच्चों से ये एंट्रीज ऐसे के ऐसे चाहिए बेटा। और फिर क्या चाहिए, सिर्फ अमाउंट फीड कर दो सर। मैंने कहा था जितनी भी रिसीव करने की एंट्रीज है ना, वो नीचे से ऊपर लेके जाया करो बेटा। शुरू करती, अलॉटमेंट का अकाउंट बेटा क्लोज करना है। कितने से ऑलरेडी डेबिट कर चुके हो बेटा, 60 से, और कितने से ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हो। तो अगर अलॉटमेंट का अकाउंट क्लोज करना है, और सर बिल्कुल करना है, तो वो क्लोज करने के लिए आपको कितना क्रेडिट करना है बेटा, कोई डाउट? कोई मेहनत नहीं करनी, सारे वर्किंग भर चुके हो बेटा। अलॉटमेंट को डेबिट कितने से किया हुआ आपने बेटा, 60 से। अलॉटमेंट को ऑलरेडी क्रेडिट कितने से कर चुके हो, 10 से। 50 से और क्रेडिट करोगे तभी अकाउंट क्लोज होगा। अब अलॉटमेंट के आरियस कितने हैं बेटा, पीछे मुड़ोगे नजर आ जाएंगे बेटा, सब कुछ बाकी नोट बना हुआ, ये रहे आरियस। इतना अमाउंट पेबल था बेटा जो आपने पे नहीं किया, तो यही हमारे लिए क्या बन गए बेटा, आपने आरियस लिखा भी हुआ बेटा। तो मैंने आपसे पूछा अलॉटमेंट के आरियस हैं, आपने कहा हाँ सर, 200 रुपये हमारे अलॉटमेंट के आरियस है, वो यहाँ लिख दो बेटा। फिर मैंने आपसे पूछा बेटा कि कोई और वर्किंग, आपने कहा नहीं। आराम से, बिल्कुल आराम से बेटा, पहले 49,800 बेटा हमने यहाँ लिख दिया जो अमाउंट कलेक्ट किया। और मैं तो ये मान के चलो प्रीमियम का क्वेश्चन ही नहीं है बेटा। ये जिन लोगों ने लास्ट क्लास फर्स्ट क्लास अटेंड की बेटा, उन लोगों ने तो देखा भी है बेटा। मुझे पता ही नहीं है प्रीमियम का क्वेश्चन है, लास्ट में याद दिला रही। चलो बेटा, फिर से कैपिटल की एंट्री आ गई। तो कैपिटल की एंट्री तो बेटा जितने शेयर अलॉट किए गए थे
20,000 शेयर ऑफ ₹5 ईच। डन। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पर्सनल अकाउंट है, क्लोज करना है बेटा। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से तो आपने पहले कुछ क्रेडिट किया नहीं होता, तो 1 लाख से डेबिट किया, 1 लाख से क्रेडिट करोगे तभी क्लोज होगा। फिर नीचे से ऊपर जाओ। क्या इसके लिए कुछ एडवांस है आपके पास? फोर्थ एंट्री देखोगे तो कॉल से एडवांस के आगे आपने नील लिखा हुआ बेटा। स्टेप 1 में देखोगे तो बेटा ये रहा। क्या आरियर्स है? वो स्टेप 2 में नजर आ जाएंगे। सर 1,000 रुपए के आरियर्स है, तो बाकी बेटा वी मस्ट हैव कलेक्टेड। चलो फॉरफीचर से पहले रुक जाते। आपने कहा सर आप गलत जा रहे हो। मैंने कहा बेटा बताओ क्यों? आपने कहा सर ये क्वेश्चन प्रीमियम का है। मैंने कहा वो अच्छा, सॉरी बेटा प्रीमियम का है, प्रीमियम डाल दो। आपने कहा सर ऐसे कैसे, पूरा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। मैंने कहा नहीं बेटा, जिन लोगों ने लास्ट टू लास्ट क्लास अटेंड की, प्रीमियम जितने लोगों से मिल गया उतने लोगों के लिए अकाउंट ओपन कर दो। इस क्वेश्चन में कितने डिफॉल्टिंग शेयर है? एक, एक्स। उसको कितने शेयर अलॉट किए थे और उससे अलॉटमेंट नहीं दी हुई, तो प्रीमियम नहीं दिया हुआ बेटा। तो 200 इंटू 5, 1,000 नहीं आया। आपके टोटल शेयर कितने थे? 20,000। 2 रुपए के हिसाब से कितना टोटल प्रीमियम बनता है? 40। सिर्फ एक शोल्डर एक्स का ही तो नहीं आया, उसके 200 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 400 ही तो नहीं आए। तो बाकी कितने मिल गया होगा प्रीमियम का? 39,000। क्या बात, बाकी सो गए? बाकी बच्चे सो गए क्या बेटा? सोए हुए हो तो बता दो बेटा। 20,000 टोटल शेयर थे, 2 रुपए का प्रीमियम था, 40,000 रुपए प्रीमियम आना चाहिए था। हमने 20,000 शेयर टोटल को बेटा जो अलॉटमेंट की गई है उसकी बात हो रही है। तो अगर आपने 20,000 शेयर टोटल बेटा अलॉट किए, 2 रुपए का प्रीमियम हो बेटा, तो अगर हम आपसे ये पूछे कि आपको कितना प्रीमियम मिलना चाहिए था, आपने कहा सर इसमें से एक शेयर जिसको हमने कितने शेयर अलॉट किए थे बेटा, सर उसने प्रीमियम नहीं दिया, 400 रुपये नहीं आया। तो हमने कहा बेटा नहीं, जो मिला वो बताओ। आपने कहा मिला तो इतना है बस। अब जो लोग बेटा डे 1 से पढ़ रहे हो जानते, मुझे तो क्या फ़र्क पड़ेगा बेटा, मैं इसी एंट्री में एक एंट्री इंडिपेंडेंटली और ऐड कर दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट बेटा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ना मेरा अकाउंट का प्रूडेंस का प्रिंसिपल गलत होगा, ना कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट, ना AS 29। मैंने कहा बस बेटा आप प्रीमियम डालना भूल गए थे, डाल दिया बेटा। प्रॉफिट करने हैं शेयर, हमारी फॉरफीचर की एंट्री में कभी बेटा प्रीमियम आएगा ही नहीं। हमने प्रीमियम का अकाउंट ड्यू ने रिसीव करने वाली एंट्री में दिखाया, और हमने रिसीव करने वाली एंट्री में दिखाया तो हमने उतने लोगों का अकाउंट खोला जितना से मिल गया। और प्रॉफिट कौन से शेयर कर रहे जिनसे नहीं मिला कुछ, तो इसका हमारी फॉरफीचर की एंट्री में तो डे 1 ही डिसाइड हो गया था। नेवर नेवर एंड नेवर कभी प्रीमियम नहीं आएगा अगर आपने प्रीमियम ड्यू नहीं रिसीव करने वाली एंट्री में दिखाया। चलिए बेटा 200 शेयर फाइनल कॉल के बाद शेयर प्रॉफिट किए जा रहे हैं। कैपिटल के लिए कितना अमाउंट मिल गया, कैपिटल के लिए कितना नहीं मिला। कोई पूछे अमाउंट फॉरफीचर में क्या आता है बेटा, तो आप कहना अमाउंट रिसीव्ड, पर यहीं पे नहीं छोड़ना बेटा, अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स द कैपिटल। और यहां क्या आएगा बेटा, अमाउंट अनपेड, और वो भी टुवर्ड्स द कैपिटल। जब प्रीमियम है ही नहीं तो नहीं है बेटा। कैपिटल कितने से क्रेडिट की गई थी उतने से डेबिट कर दो। कैपिटल के लिए कितना मिल गया, कैपिटल के लिए कितना नहीं मिला बेटा, और कितना मिल गया ये आप मेहनत कर चुके हो बेटा। स्टेप 2 में वर्किंग नोट में कितनी बार आपने रिसीव वर्ड लिखा? एक बार, सिर्फ एक बार। ये रहा। उस 800 में से 400 रुपए बेटा आपने एप्लीकेशन के लिए लिए थे, 400 अलॉटमेंट की कैपिटल के लिए। तो आज तक इस शोल्डर से हमें कैपिटल के लिए मिला कितना, और कैपिटल के लिए शोल्डर से क्या नहीं मिला, वो स्टेप 2 में है बेटा। अलॉटमेंट के कितने नहीं मिले बेटा,
और फर्स्ट कॉल के कितने नहीं मिले? सारा वर्किंग नोट तो बना हुआ है बेटा। तो कहो अलॉटमेंट के 200 नहीं मिले, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 1000 नहीं मिले, एंड द एंट्री इज ओवर बेटा। हमारी फॉरफिचर के लिए प्रीमियम तो कभी आ नहीं है बेटा। अब हमने 10 रुपए की पेड अप वैल्यू का शेयर 10 रुपए में इशू किया, बट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो जो 10 रुपए उसने दिए उससे से फटाफट पहले 2 रुपए किस पे ले जाओ बेटा, क्योंकि जिन लोगों ने लास्ट क्लास उससे पहली क्लास में अटेंड की वो जानते हैं प्रीमियम कैन नॉट बी अनपेड। अगर उससे 2 रुपए कम दिए आपको बेटा, 10 का शेयर 12 में इशू कर रहे हो तो उसको 12 देने चाहिए, और अगर वो बेटा 10 ही दे रहा है आपको तो 2 रुपए प्रीमियम अनपेड रहेगा? नहीं बेटा, कैपिटल अनपेड रहेगी। तो और कैपिटल जो अनपेड रह जाए बेटा वो फॉरफिचर अकाउंट से चार्ज कर लेते, क्योंकि कैपिटल के लिए कितने मिले वो भी बेटा आपने ऊपर फॉरफिचर में डाले हुए थे, और कैपिटल के लिए जितने नहीं मिले वो भी फॉरफिचर अकाउंट से चार्ज करने बेटा। तो 10 का शेयर 12 में इशू किया गया, ये है बेस्ट क्वेश्चन। 10 का शेयर 12 में इशू किया गया, बट फॉर रुपीज 10 पर शेयर। शोल्डर कह रहे हैं यार आप 12 में इशू कर रहे हो, मेरे पास तो 10 है और ये रीसेल है, री इशू है, फुल एंड फाइनल एक ही बार में ऑन सेट लोगे। उसने कहा मेरे पास 10 है सर, फीस देनी है बताओ। हमने कहा अच्छा चलो ले लो। तो उसने 12 की जगह 10 दिए, 2 रुपए शॉर्ट दिए। वो 2 रुपए शॉर्ट प्रीमियम के लिए या कैपिटल के लिए? तो कैपिटल के लिए शॉर्ट दिए बेटा। दिस इनटू नंबर ऑफ शेयर तो हम कर ही सकते हैं बेटा। इट इज लाइक दिस बेटा। और इस क्वेश्चन में जितने शेयर प्रॉफिट के उतने रीइश्यू कर दिए, तो इनके लिए 800 रुपये यहाँ आपने लिखा, 400 रुपये का लॉस, तो बाकी जो 400 रुपये का नेट प्रॉफिट है बेटा। सर फॉरफिचर अकाउंट भी बना के दिखाओ, आपने कहा था वो हमेशा बना के दिखाऊंगा अभी भी बेटा। क्लिक करो इसको, अभी बना के दिखाता हूँ बेटा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर आपने बेटा फोर्थ एंट्री में ड्यू करने वाली एंट्री में, थर्ड एंट्री में अलॉटमेंट की प्रीमियम दिखा दिया होता और बाद में मिल नहीं रहे होता, तो आप कहते कि प्रीमियम कैन बी अनपेड, पर रीसेल में भी कहना पड़ता प्रीमियम तो कैन नॉट बी अनपेड। फिर हमें एक जैसी वाक्य लिखनी पड़ती है प्रीमियम कैन नॉट बी अनपेड। तो इस क्वेश्चन में प्रीमियम ड्यू करने वाली एंट्री में नहीं, रिसीव करने वाली एंट्री में दिखाना था। रिसीव करने वाली एंट्री में दिखाओगे तो जितने लोगों से रिसीव किया गया उतने लोगों के लिए अकाउंट ओपन करोगे, क्योंकि आपने कहा कि प्रीमियम तो अनपेड नहीं हो सकता बेटा। तो नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। सर इस क्वेश्चन में भी आप ऑफिसर का अकाउंट बना के दिखा सकती हो, तो यार बच्चों को कहते बेटा इसमें क्या, हर एक में बन जाता है बेटा। ये लो शेयर फॉरफिचर अकाउंट बेटा जरूरी बनाना चाहिए। पहले तो नंबर ऑफ शेयर के टर्म में आ जाओ, कितने शेयर प्रॉफिट किए ये बताओ, कितने शेयर रीइश्यू किए ये बताओ, कितने शेयर ऐसे हैं जो प्रॉफिट किए रीइश्यू नहीं किए वो बताओ, प्रॉफिटेड बट नॉट रीइश्यूड वो बताओ। मुझे आपको ये 3 नंबर ऑफ शेयर बताने, नंबर ऑफ शेयर कितने प्रॉफिट किए, कितने रीइश्यू किए, और कितने ऐसे जो प्रॉफिट किए रीइश्यू नहीं किए। एंड आई जस्ट वॉन्ट ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर ओनली बेटा। मुझे अमाउंट तो चाहिए ही नहीं पहले बेटा, इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, अगेन इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स बेटा। कितने शेयर आपको ये बताना है बेटा आपने प्रॉफिट किए, कितने री इशू किए, नंबर ऑफ शेयर बताने,
कि फॉरफिटेड शेयर कितने हैं बेटा, री इशूड कितने हैं, और कितने ऐसे हैं जो फॉरफिटेड री इशू नहीं किए। फॉरफिट कितने किए शेयर बेटा, ये तो साफ है कि इस अकाउंट का टोटल 200 रहेगा। री इशू कितने किए बेटा, और ऐसे कितने जो प्रॉफिट किए री इशू नहीं किए बेटा। तो जब इसका अमाउंट नेल है तो यहाँ तो नेल ही हो गया। मैं इतने सिंपल क्वेश्चन में भी ये बना के दिखा रहा हूँ। शायद सिंपल क्वेश्चन में तो जरूर बनना चाहिए, समझना आसान हो जाता है। जब ये शेयर प्रॉफिट किए थे बेटा, तो कितना अमाउंट इनका प्रॉफिट किया था। फॉरफीचर के एंट्री में वो है बेटा आपके पास, दिमाग नहीं लगाना बेटा, 800 रुपये बेटा। तो आपने फॉरफीचर अकाउंट में 800 रुपये क्रेडिट किए हुए बेटा, वो यहाँ लिख दो बेटा। जब री इशू किए तो कितने लॉस पे री इशू किए बेटा, 2 रुपये लॉस पे बेटा। ये 400 रुपये आपने री इशू के एंट्री में फॉरफीचर, ये तो मेरी सिंपल लेजर पोस्टिंग ही तो कर रहा हूँ। प्रॉफिट को आपने कितने अमाउंट से क्रेडिट किया, कितने अमाउंट से डेबिट किया, 400 से। लाइक दिस बेटा। और इस क्वेश्चन में आप जानते हो ऐसे मैंने कोई शेयर ही नहीं है जो प्रॉफिट की रेशियो नहीं की। तो हमसे पूछा गया प्रॉफिटेड कितने हैं, इतने बेटा। रीइश्यूड कितने हैं, इतने बेटा। कितने ऐसे जो प्रॉफिट किए गए रीइश्यू नहीं किए गए बेटा, इतने हैं। तो अब अपने आप जो बैलेंस बच गया बेटा 400, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, क्योंकि अपने आप ही बेटा उन शेयर्स का प्रॉफिट आ गया जो अनडाउटली बेटा हम लोगों ने प्रॉफिट करके नेट रीइश्यू भी कर दिए बेटा। तो ये वर्किंग भी चाहिए क्लियर। क्यों नहीं बेटा हर चीज क्लियर, आप इसी चीज के लिए आए हो बेटा। बर्थडे सेलिब्रेट करने थोड़ा देर से अभी ऑफिस से मैसेज आया सर, एक बच्ची का मैसेज आया, उसकी सिस्टर का बर्थडे है तो उसको अपनी सिस्टर के साथ जाना है। ठीक है, एक बच्ची का सिस्टर का बर्थडे है, उसको सिस्टर के साथ जाना है। थोड़ी देर बाद अपना आ जाएगा, फिर मम्मी पापा का आ जाएगा, फिर उनके साथ जाना है। इतने में कोई ना कोई फेस्टिवल ही आ जाएगा। ये तो बेटा, ये तो सीरियसनेस है बच्चों के लिए। और वो भी कई बच्चे तो पता है क्लास से बैठे हुए मैसेज कर देते अपने पे, आज ना सुना रहे बात, तो क्लास में नहीं आए हो, तो बच्चा बेचारा नीचे ऑफिस के फोन पे मैसेज भेज देते। अच्छा ऐसा है, आज हमारी सिस्टर का बर्थडे, हम नहीं आएंगे सर, हमें कहीं जाना है। फिर मासी का बेटा है, चाचा का बेटा है, मामा का बेटा है, फिर इतने सारे हमारे दोस्त हैं। सर परसों शाहरुख खान का बर्थडे था, हमको भी जाना था सर, बहुत बिजी है सर। सर कल हम इसलिए नहीं आए, परसों रात को सर हमारी वुमेन्स की टीम सर आईसीसी जीती है सर, हम घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे रीजन है सर। सर आपके पास हैं इतने, हमारे पास है सर। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है बेटा बता, ये भी क्लियर करो बेटा। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन में भी जो तरीका है ना वर्किंग अटेम्प्ट करने का प्रोफेशनल, आपको पता है आजकल 12th क्लास के बच्चों को भी वो फॉरफीचर का अकाउंट बनाने के लिए कहते हैं बेटा। उसका एक रीजन है, ये तो कोविड नहीं आता तो बेटा आपकी आंखें खुल चुकी होती अभी तक, क्योंकि आईसीआई ने भी पूरा एक प्रोग्राम शुरू कर दिया था कि 11th क्लास के बाद ही
10th क्लास पास आउट करते 11th के में आते कॉमर्स स्ट्रीम में जो बच्चे सीए करना चाहते हैं अनडाउटली उनकी क्लासेस उन्होंने शुरू कर दी थी। सही भी है। मेरी 20 साल पुरानी रिकॉर्डिंग सुन लो, 20 साल पुरानी, तब से मैं कह रहा हूँ कि साइंस स्ट्रीम में बच्चों को इंजीनियर बनना, आपके घर में किसी का कोई कजन ब्रदर सिस्टर बेटा इंजीनियरिंग या मेडिकल कर रहा है बेटा? हाँ, या कर चुके, चलो बेटा। पर उन्होंने बेटा 12th के बाद नहीं सोचा होगा। 8-9 से जो बच्चों ने बेटा आईआईटी क्रैक करना है, इंजीनियरिंग जाना है, मेडिकल जाना है, वो 8-9 से आज तो शुरू। पहले हमारे टाइम पे 10th 11th के तक होते थे, तो बच्चों को 7th 8th 9th में ही बेटा तैयारी शुरू करवा देते हैं बेटा। हमारी कॉमर्स टीम में देखो कितना गलत है कि 12th के बाद उससे पूछा जाता है बेटा आपको सीए करनी है, सीएस करनी है, चलो आ जाओ। उसे 11th क्लास से जब अपने अकाउंट शुरू करवाया ना बेटा, 2 पार्ट में बच्चों को डिवाइड कर दो। 20 साल पुरानी मेरी रिकॉर्डिंग सुन लो, तब से हम आईसीआई को कह रहे बेटा। जैसे बीकॉम है ना, बीकॉम प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स, 11th भी 2 तरह से कर। कॉमर्स एंड कॉमर्स बेटा फॉर प्रोफेशनल एग्जाम्स। जिस बच्चे ने बेटा सिर्फ बीकॉम एमकॉम करनी है, नॉर्मल कॉमर्स स्ट्रीम ले जाए। जिसको प्रोफेशनल कोर्स में जाना है 12th के बाद, उसका 11th क्लास से ही अकाउंट का बेस बिल्कुल डिफरेंट बनाना शुरू कर, बिल्कुल डिफरेंट बेटा। बीकॉम नहीं है 2 तरह की क्या बेटा? कोई फर्क है क्या बेटा? जिसको थोड़ा सा बीकॉम में स्पेशलाइजेशन चाहिए तो बीकॉम ऑनर्स करता है ना बेटा। आज बी है तो बी ऑनर्स भी है बेटा। तो क्यों नहीं करते आप उस बच्चे से 11th क्लास को बेटा सीएस करनी है, मतलब किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाना है तो 11th क्लास कॉमर्स विद प्रोफेशनल वाली ज्वाइन करो। उसमें 11th स्टैंडर्ड से उसका बेस इतना परफेक्ट कर दो कि उसे हर वो चीज जो दोबारा पढ़ने को मिले, उसे कुछ नया ही ना लगे बेटा। और उसका माइंड से पहले बना होगा क्लास में बैठ के 11th 12th कि मुझे आगे पढ़ना और मेरा सेक्शन स्कूल में दूसरे सेक्शन से अलग है। मेरा फ्रेंड जनरल कॉमर्स में और मैं कॉमर्स और प्रोफेशनल एग्जाम में, आईसीआई ने शुरू कर दिया था। जैसे शुरू किया कोविड आ गया बेटा, गूगल कर लेंगे। उन्होंने 11th के बाद शुरू कर दिया। उनका जो बच्चे सीए करना चाहते हैं 12th के बाद, वो 11th क्लास से आईसीआई की कोचिंग भी ज्वाइन कर। उसमें बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन मेरा था बेटा। मैंने 20 साल से कह रहा हूँ बात। कुछ बच्चों को अलग करो, उनके ऊपर मेहनत भी अलग करो। आप 12th के बाद किसी बच्चे को कोई इंजीनियरिंग कर ले, वो कर ही नहीं पाएगा, मेडिकल करने नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका बेस को 8-9 से ही चाहिए बेटा। वैसे आप लोगों की गलती नहीं है बेटा, आप लोगों के साथ वही गलत रहा है कॉमर्स स्ट्रीम वालों के साथ। तभी हमें देखो आज इश्यू शेयर में भी बेटा मेहनत करनी पड़ रही। ये चैप्टर बेटा 12th क्लास में जो बच्चे बिल्कुल एक अलग सेक्शन में कॉमर्स वाले पढ़ रहे हो और प्रोफेशनल चीजों को टारगेट करके पढ़ रहे हो, तो उन्हें आज कुछ नया लगेगा ही नहीं। वो कहेगा सर ये तो तैयारी पहले से करके आ रही है। आपको तो 12th का मैथ्स का पेपर आता है ना आजकल बेटा, तो कई बच्चों के 100 में से 100 आते और कई के 100 में से 40 भी नहीं आ पाते। जिनके 100 में से 100 आते हैं उनमें से 99% बच्चे जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं बेटा, उन्होंने 9-10 से मैथ्स से अलग लेवल का कर लिया। उन्हें अपना 12th का पेपर कुछ लगता ही नहीं बेटा, क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग लेवल की तैयारी कर ली हुई है मैथ्स। अब दूसरा बच्चा कह रहा है वही 12th का पेपर, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और वो जिसने इंजीनियरिंग की तैयारी कर ली है 9-10 से शुरू बेटा, वो कहता कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें 100 में से 100 ऐसे ही लिया। देखो फर्क आ गया ना बेटा। लेकिन वो फर्क अचानक नहीं आया, वो लगा हुआ था इसलिए आया बेटा। हमारे साथ पता नहीं क्यों ऐसा नहीं करते बेटा। हमें 12th के बाद कहते हैं आ जाओ, फिर हमें फेल पे फेल करते जाएंगे और बच्चे का कॉन्फिडेंस भी तोड़ देंगे। क्यों तोड़ रहे हो बच्चों का कॉन्फिडेंस बेटा? मैं तो साफ कह, हमारे टाइम में सीए में क्या होता था मालूम है बेटा? मैं अभी नीचे शिव भैया से पूछना बेटा, 3 दिन पहले हमें बड़ा कुछ जरूरी काम पड़ गया, तो क्लासेस खत्म करने के बाद 4:30 में शिव भैया मेरे ड्राइवर भैया हम चांदनी चौक गए बेटा, कोई काम था बड़ा जरूरी। चांदनी चौक में मतलब 3-4 साल बाद गया, तो मैं दरियागंज के पास पहुंचा, तो शिव को पूछो मैंने क्या कहा। मैंने कहा शिव बेटा वो सामने स्कूल है ना, स्कूल में हम सीए करते हुए आते थे। वो कह रहे सर स्कूल में आते थे सीए करते हुए? मैंने कहा हाँ। कह रहे क्यों? मैंने कहा क्योंकि जब हम सीए कर रहे थे तो हमारा हर संडे एलिजिबिलिटी टेस्ट होता था, ईटीज।
दो ऑप्शन होती थी उसकी, पोस्टल भेज दो, गूगल कर लेना, पोस्टल भेज दो, या संडे के संडे आके ऑफलाइन एग्जाम दो, ईटीज कहते थे। वो ईटीज जब तक क्लियर नहीं करोगे आप मेन एग्जाम दे ही नहीं सकते थे सीए के। अगर 8 ईटीज है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो पहले वो क्लियर करने हैं, फिर आपका रोल नंबर आएगा। जिसका ईटी क्लियर नहीं होता था, सर्टिफिकेट नहीं आता था, उसको सी इंटरमीडिएट का रोल नंबर ही नहीं मिलता था। और वो ईटीज फाइनल में नहीं होते थे, सिर्फ इंटर में होते थे। फाइनल तक तो बच्चे मैच्योर हो जाते। तो मैंने पोस्टल ऑप्ट ही नहीं किया था बेटा, फेस टू फेस जाके ऑफलाइन वाला ऑप्ट किया। और संडे को दरियागंज में एक स्कूल था जहाँ के बेटा ईटीज होते थे। पहले वहाँ एक लोहे का पुल होता था, अपने लिए जहाँ उसके नीचे स्कूल था, स्कूल अभी भी है। तो मैं देख के याद कर रहा था, मैंने कहा स्कूल में हम हर संडे आते थे, हमारे ईटीज होते थे, और ईटीज हमारे मेन इंटरमीडिएट के एग्जाम से 4 गुना कॉम्प्लिकेटेड होते थे, जान के फेल करते थे वो। हाँ, बच्चा 2 बार 3 बार बेटा वो ईटीज देता था तो फिर उसको पास कर देते थे, पर इसी बहाने बच्चों की तैयारी हो जाती इंटर के एग्जाम से पहले। हमें डर होता था हमारा रोल नंबर ही नहीं आएगा इंटर का, रोक लेंगे जब तक ईटीज का सर्टिफिकेट नहीं आएगा कि आपके एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर है। हर सब्जेक्ट का ईटी क्लियर करना पड़ता था, और पहली बार में तो किसी को पास ही नहीं करते थे, किसी को भी नहीं, फेल पे फेल, फेल पे फेल, 2-3 बार तो सबको दिलवाते थे, करो तैयारी इसी बात, और हो भी जाती थी हमारी भी इसी बात। मैं आपको सच कहूँ तो जब तक इंटरमीडिएट का एग्जाम आता था हम ईटीज क्लियर करके आ रहे होते तो बेस बन जाता था बेटा। सी इंस्टीट्यूट, जब से सी इंस्टीट्यूट बना तब से वो ईटीज चल रहे थे, अभी खत्म हुए बेटा 5-7 साल पहले, अब वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। तो आप बच्चों को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। सब बच्चों के साथ अगर प्रोफेशनल कोर्स के साथ ऐसे होगी, एक तो 11th क्लास के बाद उसका सेक्शन ही अलग कर दो, फिर उसके मेन एग्जाम से पहले उसके ऐसे ईटीज रखो जैसे हमने क्लियर किए। आज मैं ये बातें रिकॉल करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि बच्चों का रिजल्ट क्यों नहीं आता बेटा। हमारे साथ ऐसा हुआ है बेटा, हर संडे एक ही छुट्टी होती थी और हर संडे बेटा हम भी बस पकड़ते दरियागंज पहुंच होते थे या बाइक पे बेटा दरियागंज जा रहे होते थे, वहाँ ईटीज देते आते थे बेटा। ये इंतजार होता था सबको कितने ईटीज क्लियर हो गए एग्जाम से पहले, क्योंकि पता है ईटी का सर्टिफिकेट नहीं आएगा तो रोल नंबर ही नहीं देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटा आप लोगों की गलती नहीं है, पिछला सिस्टम देखो बेटा, रिकॉल करो। और अगर हम ऐसा सिस्टम नहीं है तो उन्होंने आपके लिए कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट की, पर मेहनत उतनी ही है बेटा, अपने आप को चेक करो, जज करो, ढंग से करो बेटा। ईटीज भी हमारे क्यों लेते थे और जान के फेल करते थे, इसलिए कि इसी बहाने करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तब तक पढ़ के तो आओगे, सिलेबस करके तो आओगे। और 4 टाइम ज्यादा हमें पता होता था कि जैसा हमारा इंटर का एग्जाम है उससे 4 गुना मुश्किल पेपर आएगा ईटी, और आता भी था। ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चन आते थे कि पसीने छूट जाते थे। कई बच्चे तो ये छोड़ के सी छोड़ देते थे, कहते थे ईटी जितना मुश्किल है तो इंटरमीडिएट के एग्जाम कैसे देंगे। तो सारे बच्चों को समझाते थे नहीं ये ट्रेंड है, आप सीनियर समझाते थे कि ये जानबूझ के मुश्किल देते, इंटर इतना मुश्किल है नहीं, तो हम चाहते कि तैयारी हो जाए इसी बात। एक सिस्टम था बेटा बड़ा अच्छा, पर डरो नहीं बेटा, आप में से भी जो बनना चाहता है ना बेटा वो वैसे सिस्टम फॉलो करके चलो। नहीं भी हुआ क्वेश्चन बेटा, गलत भी आया आंसर बेटा, क्या फर्क पड़ गया बेटा, घर जाके दोबारा करना है अपने आप, मेरे कहने से नहीं, मैं साफ कह रहा हूँ बेटा। आपको अंदर से जिस दिन आग होगी ना ये सर हमें तो बनना है सर, बच्चे कहते हैं कि सर ने यही सब सिस्टम हमें पहली क्लास में बताया, गलत हो गया, आप छोड़ेंगे नहीं, दोबारा करेंगे, 10 बार भी करना पड़ेगा, बस घर जाके करोगे, एक बार गलती होगी दोबारा करो, फिर गलती हो जाएगी, कितनी बार हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएंगे बेटा। और तरीका भी यही है बस बेटा, डरना क्यों है इसमें, सब ऐसे बने, हम भी ऐसे बने बेटा। सारे बच्चे फिर ईटी में फेल होते थे तो मैं पास हो जाता था बेटा, मैं भी फेल होता था, 2-3 बार वो सबको फेल करते थे, हम भी हुए बेटा ईटी में। हमारे भी कई बार पेरेंट्स कहते थे यार तुम ईटी में फेल हो रहे हो तो मेन एग्जाम कैसे क्लियर करोगे, तो मम्मी को कहता है मम्मी डरो नहीं, जान के मुश्किल बना के देती। पर हाँ हमारे बेटा पेरेंट हम पे विश्वास करते थे, हमें सच बता वो विश्वास हमने बनाया कि आप डरो नहीं, उनको हमने, उनको ये पता था कि अगर ये कर रहा है तो सिर्फ करनी है,
अपने पेरेंट को बेटा ये विश्वास दिलाना नहीं पड़ता, उनको पता लगता है तुम्हारी लगन से बेटा। और फिर पता है माँ बाप की ना दिल से एक आवाज निकलती है, यार मेरा बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, भगवान इसकी मेहनत ना खराब मत जाने दे, तो बहुत पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है और इसको पागल बने। मैं ऐसे पेरेंट हूँ बेटा, तो मैं क्या दिल करता है बेटा कि मेरे बच्चे जो सोचे जो मांगे भगवान उसकी वो विश जरूर पूरी करेगा। ये पेरेंट ही तो सोच सकते हैं बेटा। तो जब वो आपको लगे हुए दिल से देखेंगे ना, तो दिल से बेटा आपको बोलेंगे उन्हें ब्लेसिंग देंगे। वो ब्लेसिंग, वो आशीर्वाद इतना स्ट्रांग है ना बेटा, पास होके आ जाओ। कल एक बच्चा आया हमारे पास बेटा, प्रणव, उसकी पता नहीं मार्कशीट आ रही है उन्होंने की नहीं, दोनों ग्रुप उससे सी इंटर के क्लियर किया, उससे पिछली बार ना फर्स्ट ग्रुप दिया, रह गया। उसका फ्रेंड था सूरज, उसका फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया था, कल उससे सूरज ने सेकंड ग्रुप भी क्लियर कर लिया, प्रणव का रह गया। मैंने कहा बेटा अगर तूने कर दिया ना तो इसमें भी कुछ अच्छा होगा। फिर उस बच्चे ने छोड़ा भी नहीं पढ़ना, उसने दोबारा ज्वाइन कर लिया। उसने एक्चुअली रिजल्ट आने से पहले हमारे पास सेकंड ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। उसने कहा सर मैं अब दोनों दूंगा। कल वो पास होके आया, आई थिंक मैं अभी देखता हूँ जाके हमारे सोशल मीडिया पे उसकी मार्कशीट डली नहीं। उसके दो पेपर में, फर्स्ट ग्रुप में ना, फर्स्ट ग्रुप में एक पेपर में और सेकंड ग्रुप में एक पेपर में 40 आए, एग्जैक्ट 40। वो कल मुझे कह रहे सर मैं ना ये पेपर ना रीवेल में एक बार रीचेक करवाऊंगा। मैंने ना उसको अपने पर्सनल फोन अपनी डीपी दिखाई। मैंने कहा बेटा प्रणव मैं दिखाता नहीं हूँ, तुम्हें दिखाता। मैं कहा मेरी डीपी देख, व्हाट्सएप का स्टेटस जो होता है, मतलब उसमें वही कोड थी बेटा कि हम भगवान का शुक्र क्यों नहीं करते। भगवान हमें 99% चीजें ब्लेस करता है, हम वो नहीं ध्यान में रखते, कोई 1% चीज हमें नहीं देता ना, तो हमें वही कमी खलती रहती है। मैंने कहा बेटा तेरे साथ भी यही, तो ये क्यों नहीं मान रहा कि भगवान को थैंक्स कर कि भगवान शुक्र है आपने बचा लिया, मेरे दोनों ग्रुप एक बार में क्लियर हुए। क्योंकि अगर दोनों जगह ग्रुप में एक एक पेपर में 40 चल जाए, वो 39 रह गए होते, तो दोनों ही ग्रुप रह गए होते, और अब दोनों ही क्लियर है। सूरज कह रहा सर यही मैं इसको सुबह से समझा रहा हूँ, मान नहीं रहा। कल दोनों आए थे मिठाई खिलाने, मैंने कहा यस बेटा क्लियर हो गए ना, से थैंक्स टू गॉड। हाँ कभी पता लग गई क्यों, और फिर भी भगवान को तो थैंक्स बोलो कि भगवान शुक्र है आपने दोनों को क्लियर कर दिए। चाहे दोनों ग्रुप में एक एक पेपर में 40 आए, दोनों में कहीं उस पर 39 रह गए होते तो दोनों ही बेकार हो गए होते। और ये सब कैसे होता है पता है, ये जादू होते हैं, ये मिरेकल्स होते हैं बेटा प्रोफेशनल एग्जाम। और ये जादू नहीं होते बेटा, ये ब्लेसिंग्स होती है बेटा पेरेंट्स के। आप उन्होंने बेटा आपके लिए इतना प्रे किया होता है कि इन बच्चों ने मेहनत की है, तो भगवान इनकी मेहनत खराब मत जाने देना। वो सूरज है ना, जो वो इतने अच्छे घर से बच्चा, उसके मम्मी पापा ना दोनों वर्किंग है, डेली हर रोज फाउंडेशन तो यहाँ पढ़ रहा है। पहले उसने फाउंडेशन फर्स्ट सेकंड में क्लियर किया, फिर इंटर ग्रुप फर्स्ट सेकंड में क्लियर किया, कल सेकंड ग्रुप क्लियर किया। डेली वो क्लास ऐसी आपकी तरह सुबह पढ़ रहा होता था। उसके मम्मी पापा वर्किंग है, जाते हुए नीचे उसका टिफिन रख के जाते, तो जैसे अभी हम ब्रेक देते तो नीचे से अपना टिफिन उठाता था, फिर खाना खाता था। और उसको फीलिंग है कि मेरे माँ बाप दोनों मेरे लिए मेहनत कर रहे। और मजे की बात है उस सूरज से पूछना बेटा, वो जिनके रेफरेंस से आया है, मैथ्स के वो टीचर हैं, वैदिक मैथ्स सिखाते थे, उसका वो एक्सपर्ट है सूरज, जानते हो बेटा सूरज को, ही इज एक्सपर्ट ऑफ वैदिक मैथ्स। तो जिनसे वो वैदिक मैथ्स पढ़ता है बेटा, जिनसे वो पढ़ता है, उनके फादर मुझे तब से जानते, मैं बच्चा था जब से बेटा, उसके पापा ना पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट खोलते होते थे कि हर महीने इतने पैसे जमा करवाने कुछ। तो मुझे बचपन से देख रहे जब से पैदा हुए, जैसे मैं, अब उनके बच्चे आगे बहुत अच्छे टीचर बन गए, उनकी डॉटर इन लॉ बड़ी अच्छी टीचर है वैदिक मैथ्स की, शुरू उनसे पढ़ता, उन्हीं के रेफरेंस से वो आया। उन्होंने कहा सर ये बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, हमारा वैदिक मैथ्स का टॉपर है और बहुत मेहनती बच्चा है। एंड टचवुड बेटा उसने वो बात प्रूव करके दिखाई। तो देखो फाउंडेशन भी फर्स्ट सेकंड में क्लियर किया, इंटर ग्रुप 1 भी फर्स्ट सेकंड में क्लियर किया, कल इंटर ग्रुप 2 भी फर्स्ट सेकंड में क्लियर किया। अब इसमें वो हमें क्या लेके गया बेटा, वो बेचारा मिठाई का डब्बा लेके आया कल, मैंने बिलीव नहीं करूँगा इतना, इसलिए मेरे को बेटा कह रहे नहीं सर मैं यहाँ के ही लाया। मैं कहा नहीं बेटा, वो ट्रेनिंग पे जा रहा, मैं कहा बेटा आज देखो जो रास्ते में मिले सबको मिठाई खिला लें, सबकी ब्लेसिंग्स लेंगे बेटा।
जो जरूरतमंद नजर आए कोई, मैं तो सबको बेटा एक बर्फी का पीस खिला और कह रहा उसको मैं पास हो गया। मैं तो जितने लोगों की ब्लेसिंग ले सकते हो लेना बेटा, बहुत से लोगों की ब्लेसिंग चाहिए बेटा, बहुत से कॉन्टिन्यूस एफर्ट चाहिए, तब हम बनेंगे। ये मत सोचो कि सर मुश्किल है, आप लोगों के साथ एक्चुअली मुश्किल हुई है बेटा। उन्होंने उतना बेस नहीं बनाया, कोई ईटीज नहीं ले रहे बेटा, वो आपकी और सीधा इंटर में ढकेल दिया, आईफोन इसमें ढकेल दिया बेटा, जॉब करो। ये भी करते हमें 11th स्टैंडर्ड से ना बेटा कोचिंग दूसरे तरीके की देनी चाहिए, हमसे पूछा जाना चाहिए। दिलजीत का इंटरव्यू सुनते हो कभी? दिलजीत सिंह सिंगर को जानते हो ना बेटा, कभी मत कहना दिलजीत सिंह को नहीं जानते। फिर मैं कहूँगा बेटा ना पढ़ाई करते हो ना म्यूजिक का कुछ पता है बेटा, किसी भी तरफ नहीं। तो दिलजीत को जानते हो ना बेटा, उसका बेटा एक ही गिल्ट है अपनी जिंदगी में, किसी भी इंटरव्यू में सुन लिया, कह रहा मैं छोटे से पंजाब में गाँव था और मेरे पेरेंट ने मेरे ब्राइट फ्यूचर के लिए उसके मामा जी के साथ या किसी के साथ उसको थोड़े से बड़े शहर में लुधियाना भेज दिया। कहता है मुझे लेकिन एक ही गिल्ट है, मेरे से पूछा ही नहीं। कह रहे मेरे मामा जी क्या इसको ले जाए, तो मेरे पापा ने सीधा ऐसे कहा ले जाओ इसको, वहाँ कुछ करेगा, गाँव में बैठा हुआ क्या करेगा। कह रहे मेरे को आज तक ये गिल्ट है कि मेरे पापा को मेरे से पूछना तो चाहिए था कि मैं जाना चाहता या नहीं। कहता उन्होंने कहा मेरे मामा को नहीं ले जाओ इसको। कह रहे मैं अकेले बैठा रहता था, कोई भी इंटरव्यू अभी ब्रेक में देखना दिलजीत का इंटरव्यू सुनो बेटा, कोई पॉडकास्ट सुन लो कुछ, उसको जिंदगी में एक ही गिल्ट है कि मेरे माँ बाप ने मुझसे पूछा ही नहीं, मुझे ऐसे भेज दिया। चाहे बेचारे को उसके अच्छे के लिए भेजा, कह रहा लेकिन फिर भी मुझसे पूछना तो चाहिए था। कह रहे उस वक्त मोबाइल नहीं होते थे, कुछ नहीं, कोई लैंडलाइन नहीं होता था। कह रहे मैं अकेले ही अपने कमरे में बैठा रहता था, पढ़ाई में ऐसा था लेकिन म्यूजिक का शौक था, भगवान को बहुत मानता था। चलो भगवान ने ब्लेस किया और आज आप जानते हो दिलजीत कहाँ है बेटा, और आज भी उसके दिमाग में गिल्ट है कि मुझसे पूछा नहीं गया। मैं बताऊं बेटा आप सबके साथ भी यही गिल्ट है, 11th क्लास से आपसे पूछा जाना चाहिए बेटा आगे पढ़ना है, कॉमर्स में के बाद प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो थोड़ा सा एक अच्छे लेवल की बेटा अकाउंट मैथ्स अभी से करो, क्योंकि एक काम आनी है। इको भी, बिजनेस स्टडीज भी, इंग्लिश भी, एवरीथिंग ऑनर्स लेवल कैसे होता है, ताकि उसका बेस ही बन जाता है। तो पूछा नहीं गया, अब सीधा पोस्टल एग्जाम में डाल दिया गया। तो हम सबकी स्टोरी बेटा वो दिलजीत सिंह जैसी है बेटा, पर देखो उस पर बनना था फिर भी सिंगर बना बेटा। वो कहते मुझे गिल्ट है आज कि मैं इससे अपनी फैमिली से दूर हो गया, पर वो कोई शराबी कबाबी ड्रग एडिक्ट से तो बच सकता था, फेंक दिया मेरे माँ बाप ने। अब तो माँ बाप भी साथ ही रिश्तेदार वो क्या कह लेंगे, ये फर्क होता है। देखो बनना बेटा वो कैसे बढ़ के निकला। क्लिक करिए सारा सॉल्यूशन और अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा सारी बातें, बट दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट लिखा। और इस क्वेश्चन में अपने फर्स्ट स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक पूरी इंटरव्यू ऑर्डर में की है, पीएम भी रिसीव करने वाले इंटरव्यू दिखाया है। इस क्वेश्चन में पीएम व्यू करने वाले इंटरव्यू दिखा भी नहीं सकते बेटा, क्योंकि व्यू करने वाली इंटरव्यू में दिखा देते फिर कहते कुछ पीएम नहीं मिला, बाद में कहते नहीं पीएम तो अनपेड हो नहीं सकता। ठीक बेटा, चलो।